इस चैनल पर प्रस्तुत सभी कहानियां, उपन्यास और साहित्यिक सामग्री काल्पनिक हैं और किसी भी वास्तविक व्यक्ति, घटना या स्थान से कोई संबंध नहीं है। किसी भी समानता का उद्देश्य नहीं है और यह महज संयोग हो सकता है। किसी भी विवाद या असहमति के मामले में चैनल का निर्णय अंतिम होगा। किसी भी प्रश्न या सुझाव के लिए कृपया हमें कमेंट करें। जितना अधिक वे सुनते गए, कियान वेई, झू मिंगशिंग और मा जिन्फा का रंग उतना ही पीला होता गया। रिकॉर्डिंग में मौजूद सामग्री किसी भारी हथौड़े की तरह इन तीनों लोगों के सिर पर जोर से लगी, जिससे उन्हें अचानक चक्कर आने लगा। चकाचौंध, आंखें घूरती हुई और मन खाली। दर्शकों में मौजूद सभी लोग, जिनमें से किसी ने भी कोई आवाज नहीं की, अपने कान सीधे करके रिकॉर्डिंग की विषय वस्तु को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। जितना अधिक वे सुनते गए, उनके चेहरे पर उतना ही अधिक आश्चर्य के भाव आते गए। इस रिकॉर्डिंग का प्रभाव बहुत चौंकाने वाला था। वहां उपस्थित अन्य स्कूल नेताओं ने भी अपने माथे से ठंडे पसीने को पोंछने के लिए हाथ बढ़ाए। मन ही मन खुश थे कि उन्होंने इसमें भाग नहीं लिया, अन्यथा आज का दिन बर्बाद हो जाता। जब तक पूरी रिकॉर्डिंग समाप्त हुई, तब तक कियान वेई और अन्य लोग पहले ही अपनी सांसें खो चुके थे। वे ऐसे लग रहे थे जैसे उनकी आत्माएं सूख गई हों और उनके चेहरों का गुलाबी रंग पूरी तरह से फीका पड़ गया हो और वे बहुत पीले पड़ गए हों। विज्ञापन, अच्छा अच्छा अच्छा। रिकॉर्डिंग सुनने के बाद झाओ मिंग इतना गुस्से में था कि उसने अपनी दाढ़ी उड़ा दी और घूर कर देखा और लगातार 3 अच्छे शब्द कहे, लेकिन स्वर राक्षसी क्रोध से भरा था। कियान वेई, आप इसमें वाकई बहुत अच्छे हैं। और प्रिंसिपल झू, फैंगमिंग मिडिल स्कूल के प्रिंसिपल के रूप में आपने वास्तव में अपने वरिष्ठों को खुश करने के लिए ऐसा बेशर्म काम किया। क्या मैं पूछ सकता हूं कि प्रिंसिपल बने रहने के लिए आपके पास क्या योग्यताएं हैं? मा जिन्फा, म्यूडोंगलाई के सहपाठी की कक्षाध्यापिका के रूप में आपने छात्रों को भी धमकाया था। आप जैसे लोग शिक्षकों के पवित्र और गौरवशाली पेशे को कलंकित कर रहे हैं। हे, मेरे बूढ़े ने आज सचमुच अपनी आंखें खोल दी। जियो जाओ, मुझे लगता है कि आपको इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए, अन्यथा आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप भविष्य में कितने निर्दोष छात्रों को नुकसान पहुंचाएंगे। यान लाओ ने हल्के से कहा। छात्र म्यूडोंगलाई, चिंता मत करो, चूंकि आप, अंकल झाओ, आज इस मामले का सामना कर रहे हैं, इसलिए मैं चुप नहीं बैठूंगा और निश्चित रूप से आपको न्याय दिलाऊंगा। जैसे ही झाओ मिंग ने ये कहा, झू मिंगशिंग और मा जिन्फा पूरी तरह से घबरा गए। दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई संदेश दे रहे हों। इसके तुरंत बाद मा जिन्फा बाहर कूद पड़े, अपनी बंदूक सीधे कियान वेई की ओर तान दी और जल्दी से तर्क दिया, मेयर झाओ, यह उपनिदेशक कियान थे जिन्होंने मुझे और प्रिंसिपल झू को ये करने का आदेश दिया था। प्रिंसिपल इस बारे में कुछ नहीं कर सकते, उन्होंने सीधे तौर पर हमारे भविष्य को खतरे में डाल दिया और हमें म्यूडोंगलाई को प्रांत में अनुशंसित स्थानों को छोड़ने के लिए मजबूर किया। हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। जब कियान वेई ने सुना यह सुनकर वह तुरंत गुस्से में आ गया, मा जिन्फा की ओर इशारा किया और गुस्से से दहाड़ा, माँ, आप खून उगल रही हैं। मैं खून थूक रहा हूँ। मैं सभी को ये भी बता सकता हूँ कि उसका बेटा कियान ज़ेहाओ उस समय प्रिंसिपल के कार्यालय के बाथरूम में छिपा हुआ था। यदि हमने उनके पिता और पुत्र की इच्छा का पालन नहीं किया तो परिणाम की कल्पना की जा सकती है। हमने उनके पिता और पुत्र को अपमानित करने की हिम्मत नहीं की। मा जिन्फा ने ठंडी सांस ली। प्रिंसिपल झू, क्या मा जिन्फा ने अभी जो कहा वह सच है? झाओ मिंग ने झू मिंगशिंग को ठंडेपन से देखा और गहरी आवाज में पूछा। इस समय झू मिंगशिंग के पास गोली खाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनके पास एक सहयोगी, मा जिन्फा था। जब तक वे दोनों एक साथ कियान वेई पर अपनी बंदूकें तानते रहेंगे, तब तक उसके पास दूसरा मुंह होगा, मैं नहीं कह सकता। लेकिन इस समय कियान वेई ने अपनी सारी उम्मीदें झू मिंगशिंग पर टिका दी थीं। वहां उपस्थित सभी लोगों की नजरें झू मिंगशिंग पर टिकी थीं कि वह अपना बचाव कैसे करेगा। मेयर झाओ, वास्तव में इस मामले का शुरू से अंत तक उपनिदेशक कियान से कोई लेना देना नहीं है। मा जिन्फा ने अभी जो कुछ कहा है वह सब उनके द्वारा गढ़ा गया झूठ है। झू मिंगशिंग ने शांति से कहा, गहरी आंखें, हर जगह भयावह रंग चमक रहा है। ये बूढ़ा लोमड़ी वास्तव में बेहद चालाक है और सुंदर की रक्षा के लिए कार को छोड़ने की यह चाल वास्तव में शुद्ध और शुद्ध है। ये सुनकर मा जिन्फा स्तब्ध रह गए, जैसे कि बिजली गिर गई हो। उनका चेहरा पीला पड़ गया, स्तब्ध और अविश्वसनीय, चक्कर आ गया, लगभग जमीन पर गिर गए। इस बार उसने पूरी तरह से गलत अनुमान लगाया और उस जाल में फंस गया जिसे बूढ़े लोमड़ी झू मिंगशिंग ने पहले से ही बिछाया था। यह स्पष्टतः आग का गड्ढा है। झू मिंगशिंग का दिल सचमुच सांप जितना जहरीला है। अगर वह ध्यान नहीं देता तो वह पलक झपकते ही उसे लात मार देता। अग्निकुंड, झू मिंगशिंग, तुम कमीने, मुझे फंसाओ, तुम एक भयानक मौत मरोगे। मा जिन्फा का चेहरा धीरे धीरे विकृत हो गया और ऐसा लग रहा था जैसे वह पागल हो रहा हो। उन्होंने झू मिंगशिंग और कियान वेई की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया, और कियान वेई, तुम दोनों एक जैसे पक्षी हो और तुम मुझे बलि का बकरा बनाकर बाहर धकेलना चाहते हो। इसके बारे में मत सोचो।
घटनास्थल पर स्थिति अचानक बदल गई, जिससे बाकी सभी लोग थोड़ा भ्रमित हो गए। ये कथानक बहुत तेज है। यहाँ तक कि मू डोंगुलाई जो बगल में था काफी हैरान था। अभी अभी झू मिंगशिंग ने मा जिन्फा को आंख मारी। वह उसे देख रहा था। अप्रत्याशित रूप से ये बूढ़ा लोमड़ी सुंदर आदमी की रक्षा के लिए कार को छोड़ने आया और सीधे सभी जिम्मेदारी से बच निकला। जब बात मा जिन्फा की आए, मुझे कहना होगा कि झू मिंगशिंग ने इस चाल का बहुत अच्छा उपयोग किया। हालांकि म्यू डोंग के दृष्टिकोण से झू मिंगशिंग के कदम में स्पष्ट रूप से खामियां थीं। ये रिकॉर्डिंग पहले से ही ठोस सबूत है जो निर्विवाद है। जब तक झू मिंगशिंग और मा जिन्फा ने कियान वेई पर अपनी बंदूकें तान रखी हैं, तब तक कियान वेई निर्विवाद होंगे। अब उसे मेयर झाओ की कड़ी सजा का इंतजार है। आखिरकार सबसे बड़ा लाभार्थी कियान वेई का बेटा कियान जिहाओ था। यदि कियान वेई इसमें शामिल नहीं होती तो कोई भी इस पर विश्वास नहीं करता। इसलिए जब तक दोनों स्वीकारोक्ति सुसंगत हैं और सभी जिम्मेदारियां कियान वेई पर डाल दी जाती हैं, तब तक उनके पास कम से कम एक मौका होगा। हालांकि इस झू मिंगशिंग ने इसके विपरीत किया। ये निश्चित रूप से उतना सरल नहीं है जितना सतह पर दिखता है। झू मिंगशिंग ने ऐसा करते समय अपनी ही गणना की होगी। जहां तक उसके मन में चल रही योजना का सवाल है, म्यू डोंगुलाई फिलहाल इसका अनुमान नहीं लगा सकता। लेकिन यह निश्चित है कि कियान वेई की आधिकारिक स्थिति मूल रूप से इस समय निलंबित है और झू मिंगशिंग भी वही है और प्रिंसिपल की स्थिति स्थिर नहीं हो सकती है। झू मिंगशिंग का कदम स्पष्ट रूप से सभी की उम्मीदों से अधिक था, यहाँ तक कि कियान वेई भी काफी आश्चर्यचकित थे। मूलतः उन्हें झू मिंगशिंग से ज्यादा उम्मीदें नहीं थीं। वह कई वर्षों से आधिकारिक पद पर कार्यरत है और वह ये समझ नहीं पा रहा है कि विपरीत परिस्थितियों में वह अलग क्यों रहेगा। इसके अलावा उन्होंने और मा जिन्फा ने कई वर्षों तक एक साथ काम किया है। जब तक वे एक साथ काम करते हैं, वे उसे पीछे के रास्ते से मार सकते हैं। हालांकि इसका परिणाम ये हुआ कि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मा जिन्फा बिना किसी हिचकिचाहट के उसके पक्ष में खड़ा होगा और सारी जिम्मेदारी मा जिन्फा पर डाल देगा। इस कदम से कियान वेई, जिसका भविष्य पहले से ही अंधकार में था, के सामने एक बार फिर आशा की किरण जगी। मेयर झाओ, आपने भी यह सुना है? ये सब मा जिन्फा ने खुद किया था और मुझे इसके बारे में पता भी नहीं था। कियान वेई को अपना आत्मविश्वास वापस मिल गया। स्वाभाविक रूप से झाओ मिंग इन तीन लोगों के एक तरफा शब्दों के प्रति पक्षपाती नहीं थे और उन्होंने तुरंत आदेश दिया, इस मामले पर मेरी अपनी राय है। रिकॉर्डिंग का मामला पहले से ही ठोस सबूत है और इस पर बहस करना आपके लिए बेकार है। मामले की स्पष्ट जांच होने से पहले मैं अब आदेश दे रहा हूं कि कियान वेई और झू मिंगशिंग को सीधे जांच के लिए निलंबित कर दिया जाएगा और मा जिन्फा सीधे जांच में सहयोग करने के लिए इसे संबंधित विभागों को सौंप देंगे। जहां तक विशिष्ट दस्तावेजों का प्रश्न है, वे निकट भविष्य में आपकी संबंधित इकाइयों को जारी कर दिए जाएंगे। ऐसा कहते हुए झाओ मिंग ने सीधे अपने सहायक से कहा, जियाओ झांग, आपको तुरंत शहर के संबंधित विभागों को जांच के लिए मामला दर्ज करने के लिए सूचित करना चाहिए और आपको पूरी जांच करनी चाहिए। इस अध्याय का अंत झाओ मिंग की व्यक्तिगत देखरेख में शहर के संबंधित विभागों ने तुरंत एक विशेष जांच दल का गठन किया। कियान वेई और झू मिंगशिंग को जांच के लिए सीधे निलंबित कर दिया गया और मा जिन्फा को भी ले जाया गया। इस तरह निर्णायक साक्ष्य की परिस्थितियों में अधिक से अधिक मा जिन्फा को शिक्षण दल से सीधे निष्कासित कर दिया जाएगा, जबकि कियान वेई और झू मिंगशिंग दुखी होंगे और कम से कम उन्हें पद से बर्खास्त कर दिया जाएगा। चूंकि मा जिन्फा को निष्कासित कर दिया गया था, इसलिए किम केकिंग फिलहाल कक्षा और कक्षा के प्रधान शिक्षक का पद संभालेंगे। फैंगमिंग मिडिल स्कूल के प्रिंसिपल के पद के लिए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि नगर शिक्षा विभाग जल्द ही एक नए व्यक्ति को नियुक्त करेगा। चूंकि सुबह की आखिरी कक्षा शारीरिक शिक्षा की थी, इसलिए म्यू डोंगुलाई ने सीधे छुट्टी मांगी और यान लाओ के साथ फैंगमिंग मिडिल स्कूल से निकल गए। इस समय म्यू डोंगुलाई यान लाओ की कार को यान परिवार की हवेली की ओर ले जा रहा था। बूढ़े यान के दयालु निमंत्रण को म्यू डोंगुलाई ने स्वाभाविक रूप से अस्वीकार नहीं किया। बूढ़े यान, इस बार आपके समय पर आने के लिए धन्यवाद, अन्यथा मुझे वास्तव में समझ नहीं आता कि जाना चाहिए या रुकना चाहिए, म्यू डोंगुलाई ने हल्के से कहा। यान लाओ हंसा और अर्थपूर्ण स्वर में बोला, जियाओ म्यू, अभी अभी बूढ़े के नाटक के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? अभिनय? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझे झंडा देने स्कूल आए थे? ये फिर से अभिनय क्यों बन गया? म्यू डोंगुलाई ने जब ये शब्द सुने तो वह तुरंत हैरान रह गया। बूढ़े यान, क्या तुम्हें पहले से पता था कि स्कूल मुझे निकालने वाला है? म्यू डोंगुलाई ने पूछा। जब जियाओबिंग कल रात घर आई तो उसने मुझे स्थिति के बारे में सब कुछ बता दिया। सुबह 9:30 बजे के बाद उसने मुझे जल्दी में फोन किया और कहा कि आपका स्कूल आप पर हमला करने वाला है, इसलिए मैंने आपको तुरंत मेयर झाओ से संपर्क किया और एक साथ भागा। जाहिर है आपको एक पताका भेजने के लिए, लेकिन चुपके से आपकी परेशानियों को हल करने के लिए आया था। ये कहना अजीब है कि जियाओबिंग की लड़की कभी भी मेरी तरह घर नहीं आई। दादाजी ने स्कूल में उसके बारे में कुछ बताया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बार मैं तुम्हारे प्रति इतना समर्पित रहूंगा।
ये सुनकर म्यू डोंगुलाई को अचानक एहसास हुआ कि वह पहले भी सोच रहा था कि मिस्टर यानंद के मेयर झाओ जल्दी या देर से नहीं आएंगे, लेकिन वे ठीक उसी समय दिखाई दिए जब स्कूल उन्हें निष्कासित करने वाला था। पता चला कि यान बिंग गुप्त रूप से उसे इस सब में मदद कर रहा था। मैं समझ गया। वैसे अभी तुम्हारी अभिनय क्षमता वाकई असाधारण है, मुझे तो लगा था कि तुम संयोग से मिले हो। म्यू डोंगुलाई ने अपना सिर खुजलाया और मुस्कुराया। हाँ, मैं इसे चाहे जैसे भी कहूँ, मैं दशकों से जी रहा हूँ। अभिनय करना या ऐसा कुछ करना कठिन नहीं है, लेकिन तुमने मुझे एक बार फिर प्रभावित किया और तुम्हारे हाथ में अभी भी ऐसा हाथ है जिससे मैं तुम्हारी तरह दिखता हूँ। क्या खुशी है। तुम लड़के, बूढ़ा आदमी सही है, तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल होगा, यान लाओ ने सहमति जताते हुए कहा। अभी जो कुछ हुआ उसके बाद यान जेन ने म्यू डोंगुलाई पर अधिक से अधिक ध्यान दिया। ये बच्चा न केवल बहादुर और साधन संपन्न है, बल्कि परिस्थितियों में शांत भी रहता है। उसने मन ही मन सोचा कि उसने आज बस इस अवसर का लाभ उठाया। आखिरकार प्रतिभाएं दुर्लभ हैं, इसलिए उसने सीधे म्यू डोंगुलाई को प्रशिक्षु के रूप में स्वीकार कर लिया। जैसा कि कहा जाता है, खुशी के अवसरों पर लोग तरोताजा हो जाते हैं। इस समय यान लाओ का मूड असाधारण रूप से ताज़ा है। आधे घंटे से अधिक समय बाद कार यान परिवार की हवेली में चली गई। यान परिवार की हवेली नानजियांग शहर के पूर्वी उपनगर में जियांगजुन पर्वत की तलहटी में स्थित है। ये पहाड़ों और नदियों से घिरा हुआ है और इसका दृश्य बहुत सुंदर है। दूर से देखने पर यह जियांगजुन पर्वत ऊंचा और राजसी दिखाई देता है, बिल्कुल एक लंबे और राजसी जनरल की तरह। नानजियांग शहर के पूर्वी द्वार की रखवाली। पहाड़ की तलहटी में लाल दीवारों और हरे रंग की टाइलों वाले उच्च श्रेणी के विला हैं, लेकिन शहर के अन्य विला समुदायों से अलग, यहाँ प्रत्येक विला स्वतंत्र है, एक एकल आंगन के साथ, और इसके चारों ओर बहुत से लोग हैं। यहाँ सभी प्रकार के हरे भरे पेड़ पौधे हैं। यहाँ रहना शहर की भीड़ भाड़ से दूर किसी स्वर्ग में रहने जैसा है। कार से बाहर निकलने के बाद म्यू डोंगुलाई यान लाओ के पीछे यान परिवार की हवेली में चला गया। इस हवेली की स्थापत्य शैली अधिक चीनी शैली की है, जिसमें आंगन में मंडप, छतें और मंडप, छोटे पुल और बहता पानी अच्छी तरह से व्यवस्थित हैं, जिससे लोगों को यांगजी नदी के दक्षिण में एक पानी के शहर की तरह प्रकाश और नर्म धुंध की अनुभूति होती है। पत्थरों से बने रास्ते पर चलना, सड़क के दोनों ओर लगे फूलों और पेड़ों, जल मंडपों और छतों को देखना और ताज़ी हवा में सांस लेना, ये वास्तव में लोगों को असाधारण रूप से आरामदायक महसूस कराता है। मास्टर, आप वापस आ गए। एल्डर यान और म्यू डोंगुलाई ने अभी हवेली में प्रवेश किया ही था कि एक बूढ़े व्यक्ति ने उनका अभिवादन किया। बूढ़े जू, मामा वू से कहो कि वह दोपहर का भोजन तैयार करें। आज दोपहर को हमारे यहाँ मेहमान आने वाले हैं। वैसे तहखाने में जाकर 50 साल पुरानी मुताई की बोतल निकाल लेना, जो मैंने बरसों से संभाल कर रखी है। मैं आज अपने साथ इस छोटे भाई का मनोरंजन करना चाहता हूँ। यान जेन दिल खोलकर मुस्कुराया। फिर दोनों यान लाओ के अध्ययन कक्ष में आए। संपूर्ण अध्ययन कक्ष प्राचीन शैली में सुसज्जित है और प्राचीन अलमारियां सभी प्रकार की प्राचीन वस्तुओं से भरी हुई हैं, जिनमें नीले और सफेद चीनी मिट्टी के बर्तन, सुलेख और चित्रकारी, कांस्य के बर्तन और कुछ ऐसी वस्तुएं शामिल हैं जिन्हें म्यू डोंगुलाई नहीं पहचान पाए। बूढ़े यान, क्या आपको आमतौर पर प्राचीन वस्तुएं इकट्ठा करना पसंद है? म्यू डोंगुलाई अध्ययन कक्ष में आए, प्राचीन वस्तुओं की शेल्फ पर रखी वस्तुओं की चकाचौंध भरी कतार पर नजर डाली और सहजता से पूछा। सच बताऊं तो बूढ़े आदमी, जीवन भर चिकित्सा की पढ़ाई के अलावा मुझे प्राचीन वस्तुओं से छेड़छाड़ करना भी बहुत पसंद है। हालांकि अध्ययन में इनमें से अधिकांश नकली हैं, जिनका कोई खास मूल्य नहीं है, इसलिए वे सिर्फ सजावट के लिए हैं। यान लाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। दोनों के बैठने के कुछ ही देर बाद बूढ़ा बटलर लाओ जू 2 कप चाय लेकर आया। जियो म्यू, इस साल की नई चाय का स्वाद चखो, ये यूनवू पर्वत की सबसे अच्छी चाय है। म्यू डोंगुलाई ने चाय का कप उठाया और पहले एक घूंट लिया। चाय सुगंधित और सुखद थी। इसका स्वाद मुंह में देर तक रहा और इसकी खुशबू होठों और दांतों पर बनी रही। जब इसे गले में निगल लिया जाता था तो यह एक नाजुक गर्म धारा की तरह होता था, जो पूरे शरीर के रक्त के साथ साथ शरीर की प्रत्येक कोशिका को पोषण देता था। विचारोत्तेजक, बहुत स्वादिष्ट, ये कहकर म्यू डोंगुलाई ने कुछ और घूंट लिए। यान लाओ हंस पड़ा, लेकिन उसे अपने सामने खड़े इस सीधे साधे आदमी से और भी अधिक प्यार हो गया। जियो म्यू, मैंने तुम्हें आज यहाँ बुलाया है क्योंकि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। म्यू डोंगुलाई ने अपने हाथ से चाय का कप नीचे रख दिया और कहा, श्रीमान यान, अगर आपके पास कुछ काम है तो बस उसके बारे में बात करें। जब तक मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। यान लाओ ने सीधे मुद्दे पर आकर कहा, जब से मैंने तुम्हें पुलिस स्टेशन में देखा है, मेरे दिल में हमेशा एक विचार था, वह ये कि मैं तुम्हें प्रशिक्षु के रूप में ले जाना चाहता हूँ। मुझे आश्चर्य है कि क्या जियो म्यू, क्या तुम्हारा मेरे साथ चिकित्सा का अध्ययन करने का कोई इरादा है? ये सुनकर म्यू डोंगुलाई तुरंत खुश हो गया। उसने वास्तव में नहीं सोचा था कि यान लाओ उसे अपने प्रशिक्षु के रूप में लेना चाहेगा।
ईमानदारी से कहूं तो यान लाओ की प्रतिष्ठा और शानदार चिकित्सा कौशल के साथ मुझे नहीं पता कि कितने युवा लोग उनके शिष्य बनने के लिए कतार में हैं। चूंकि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कहा कि वह म्यू डोंगलाई को अपने प्रशिक्षु के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं, इसका मतलब है कि वह म्यू डोंगकम के बारे में बहुत सोचते हैं। मैं उनके आचरण के लिए म्यू डोंगलाई की भी प्रशंसा करता हूं। म्यू डोंगलाई को लगा कि यान लाओ उसे दिल से महत्व देते हैं और जानते थे कि अगर उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया तो वह निश्चित रूप से अपने बूढ़े पिता के दिल को ठेस पहुंचाएंगे। हालांकि अगर वह उसका प्रशिक्षु बनने के लिए सहमत हो जाता है तो उसे यान बिंग की बीमारी का इलाज करने में बाधा होगी। जो रोग गुरु ठीक नहीं कर सका उसे शिष्य ने ठीक कर दिया, क्या बात है। इस अध्याय का अंत बार बार सोचने के बाद म्यू डोंगलाई ने यान लाओ को स्थिति स्पष्ट रूप से समझाने का फैसला किया ताकि इस अवसर का उपयोग करके यान बिंग की स्थिति के बारे में पता लगाया जा सके। म्यू डोंगलाई ने अपने शब्दों को व्यवस्थित करते हुए कहा, वास्तव में युवा पीढ़ी स्वयं ही चिकित्सा सीख रही है। संयोगवश मुझे सड़क पर एक दुकान पर प्राचीन काल से चली आ रही एक चिकित्सा पुस्तक मिली और मैंने उससे शिक्षा ली, कुछ साथी चिकित्सा कौशल प्राप्त किया। स्वाभाविक रूप से म्यू डोंगलाई एल्दयान को इस प्रणाली के बारे में नहीं बता सकता था, इसलिए उसे ऐसा बहाना बनाना पड़ा जो कोई बहाना नहीं था और वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। जहां तक यान लाओ के इस पर विश्वास करने की बात है तो म्यू डोंगलाई एक समय में केवल एक ही कदम उठा सकते हैं। कुंजी अभी भी यान बिंग की स्थिति पर निर्भर करती है कि वह इसे ठीक कर सकता है या नहीं। जब यान लाओ ने यह सुना तो उसका चेहरा आश्चर्य से भर गया और वह अपने सामने आश्चर्यचकित युवक को देखने लगा और यहां तक कि महसूस किया कि म्यू डोंगलाई थोड़ा अभिमानी था। उनकी राय में म्यू डोंगलाई ने जो चिकित्सा कौशल स्वयं सीखा है वह केवल सतही कौशल है। उनकी तुलना में एक पुराने चीनी चिकित्सा व्यवसायी जो दशकों से चीनी चिकित्सा में डूबे हुए हैं, उनकी चिकित्सा कौशल निश्चित रूप से उनसे कमतर हैं। जीजिन, चूंकि वह चिकित्सा कौशल सीखने का इरादा रखता है और उसे एक शिक्षक के रूप में खुद की पूजा करने का ऐसा दुर्लभ अवसर मिलता है, तो क्या उसे बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत नहीं होना चाहिए। उसने अभी जो कहा उसका अर्थ यही लगता है, ऐसा लगता है कि वह उसे एक शिक्षक के रूप में पूजा नहीं करना चाहता है। जैसा कि कहा जाता है, मिट्टी की मूर्तियों में अभी भी थोड़ा गुस्सा है। चीनी चिकित्सा के क्षेत्र में एक महान गुरु यान जेन की तो बात ही छोड़ दें, जिनके पास असाधारण उपलब्धियां और हजारों लोगों द्वारा प्रशंसा की जाती है। भले ही यान लाओडांग ने अपना चेहरा ठुकरा दिया, लेकिन उन्होंने सीधे अतिथि को बेदखल करने का आदेश जारी नहीं किया क्योंकि म्यू डोंगलाई ने उनकी पोती को बचा लिया था। यान लाओ के बदलते चेहरे को देखकर म्यू डोंगलाई ने मन ही मन खुद पर हंसा, ये जानते हुए कि यान लाओ ने सोचा होगा कि उसने कई वर्षों तक खुद को चिकित्सा कौशल सिखाने का दावा किया है, इसलिए उसने उसे एक शिक्षक के रूप में पूजा करने से इनकार कर दिया, ये सोचकर कि वह अभिमानी था। म्यू डोंगलाई यान लाओ को दोष नहीं देते। जो भी इस तरह की बात का सामना करता है वह क्रोधित होने से खुद को नहीं रोक पाता। म्यू डोंगलाई अपने दिल में जानता है कि अगर उसने यान बिंग को नहीं बचाया होता तो यान लाओ ने उसे बहुत पहले ही यान के घर से बाहर निकाल दिया होता। हवेली चली गई। जियो म्यू, मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, मैं पुराने को बेचने के लिए पुराने पर भरोसा करता हूँ। हमारी चीनी पारंपरिक चीनी चिकित्सा व्यापक और गहन है। अगर आप सड़क पर अज्ञात मूल की एक चिकित्सा पुस्तक खरीद सकते हैं और खुद से सीख सकते हैं तो आप दूसरों और खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। चिकित्सा का तरीका सीखना बिल्कुल असंभव है, आप लापरवाह नहीं हो सकते। वृद्ध व्यक्ति ने देखा कि आप विचारशील, सीधे और दयालु हैं, इसलिए मैंने आपको शिष्य के रूप में स्वीकार करने का निर्णय लिया। यान जेन अभी भी म्यू डोंगलाई के लिए इतनी आसानी से हार नहीं मानना चाहता था। भले ही उसने अभी खुद के प्रति अनादर दिखाया हो, लेकिन वह अभी भी म्यू डोंग को एक मौका देना चाहता है। यदि म्यू डोंगलाई रास्ता भटक जाने पर वापस लौट सके, समय रहते अपनी गलतियों को पहचान सके और एक शिक्षक के रूप में उनकी पूजा करने की पहल कर सके, तो भी वह बहुत संतुष्ट महसूस करेगा। म्यू डोंगलाई ये कैसे नहीं समझ सकता था कि यान लाओ ने क्या कहा, लेकिन म्यू डोंगलाई के मन में हमेशा अपने विचार थे। बूढ़े यान, मैं जानता हूं कि आप मेरे बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, इसलिए आप एक अपवाद बनाते हैं और मुझे अपने प्रशिक्षु के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। मैं, म्यू डोंगलाई, हमेशा आपकी दयालुता को संजो कर रखूंगा, लेकिन अभी मैं वास्तव में आपको अपने शिक्षक के रूप में नहीं पूछ सकता। जैसे ही म्यू डोंगलाई ने यह कहा, उसे तुरंत यान जेन ने रोक दिया। उसका चेहरा बदसूरत था, स्पष्टतः गुस्से में था। ठीक है, तुम्हें कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। भले ही मैं बुरा आदमी हूँ, मैं भावुक रहूंगा। मेरे अच्छे इरादों के लिए धन्यवाद, बूढ़े आदमी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी छोटी उम्र में इतने घमंडी होंगे। यान जेन ने उदास होकर कहा, तुम जाओ, बस ऐसा दिखावा करो कि इस बूढ़े आदमी ने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा है। ये कहते हुए यान जेन ने अपनी आस्तीनें उतारी, अपना सिर एक तरफ घुमा लिया और म्यू डोंगलाई की ओर नहीं देखा। वह स्पष्ट रूप से उत्तेजित था। ठीक है, म्यू डोंग खुद पर हंसा और असहाय होकर बोला, जूनियर चला जाएगा और जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो तुम्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। वैसे यान बिंग के जहर का एक और हमला हो सकता है, इसलिए अब इसके बारे में चिंता न करें।
युवा पीढ़ी का मनोबल गिर रहा है, इसलिए उन्हें अपनी बैटरी रिचार्ज करनी चाहिए और पूरी तैयारी करनी चाहिए। अपनी बात समाप्त करने के बाद म्यू डोंगुलाई वहां और नहीं रुके और जल्दी से अध्ययन कक्ष से बाहर चले गए। यान जेन, जो मूल रूप से गुस्से में था, म्यू डोंगलिन ने जाने से पहले जो कहा उससे हैरान रह गया। वह अकेला व्यक्ति था जिसे अपनी पोती यान बिंग को जहर दिए जाने के बारे में पता था, लेकिन इस बच्चे म्यू डोंगुलाई को इसके बारे में क्यों पता था और वह ठीक बता पाया कि यह कब हुआ। क्या ये हो सकता है कि यह बच्चा सचमुच क्या दवा के बारे में कुछ खास है? जिज्ञासा से प्रेरित होकर यान जेन जल्दी से घूम गया, लेकिन पाया कि अध्ययन खाली था और वह लड़का म्यू डोंगुलाई पहले ही जा चुका था। यान जेन चाहता था कि कोई उसका पीछा करे और म्यू डोंगुलाई को वापस बुलाए, लेकिन वह अपनी इज्जत नहीं बचा सका, इसलिए उसे अंत में हार माननी पड़ी। जैसा कि म्यू डोंगुलाई ने कहा, पूर्णिमा की रात आ रही है और यह उनके लिए अच्छी तरह से तैयारी करने का समय है। अरे भूल जाओ, वह एक युवा है जिसने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी नहीं की है। भले ही वह स्वयं शिक्षित हो, वह जियाओबिंग के शरीर में ठंड के जहर का इलाज करने में सक्षम नहीं होगा। उसे जाने दो। यान लाओ ने असहाय होकर आह भरी, जिससे उसका गुस्सा कम हो गया। इसके अलावा म्यू डोंगुलाई के यान के विला से बाहर आने के बाद वह बहुत उदास मूड में था। पहले तो उसे यान लाओ ने बाहर निकाल दिया, लेकिन अब उसे टैक्सी भी नहीं मिल पा रही है। ये जियांगजुन पर्वत शहर से कम 2 मील दूर है। 10 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी। अगर उसे ऐसे ही वापस चलना पड़ा तो उसे बंदरों के साल में जाना होगा। सड़क पर अकेले चलते हुए म्यू डोंगुलाई को कड़वाहट महसूस हुई। उसने अपना मोबाइल फोन निकाला और उसमें से देखा। मू बाई को फोन करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन डर था कि वह मुक्त नहीं होगी, इसलिए उसने इसके बारे में सोचने के बाद फोन को दूर रख दिया। इस समय एक लाल ऑडी एसयूवी तेजी से आई। म्यू डोंगुलाई ने अपनी आंखें घुमाई और ऑडी कार को रोकने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन उन्होंने उसे बिल्कुल भी अनदेखा कर दिया और उसके आगे निकल गए। हालांकि धूल का एक बड़ा बादल तुरंत उठ गया। कार तो नहीं रोकी गई, लेकिन उसने मुंह में धूल भर ली। म्यू डोंगुलाई इतना उदास हो गया कि उसने लगभग ऑडी की ओर इशारा किया और गाली दी। अरे, कार होना बहुत अच्छी बात है, मुझे जरा भी सहानुभूति नहीं है। म्यू डोंगुलाई ने गाली दी और वह धूल से सनी जमीन पर जोर से थूकना नहीं भूला। हालांकि जब वह बहुत उदास था तो लाल ऑडी कार, जो 10 मीटर दूर चली गई थी, अप्रत्याशित रूप से रुक गई और फिर म्यू डोंगुलाई की ओर मुड़ गई। अरे, ये तो बहुत अजीब है। क्या ऐसा हो सकता है कि कार के मालिक को अपनी अंतरात्मा से पता चल गया हो? म्यू डोंगुलाई ने बुदबुदाया। जल्द ही ऑडी उस स्थान पर आ गई जहां म्यू डोंगुलाई खड़ी थी और फिर चालक की सीट की खिड़की नीचे कर दी गई और अंदर से एक लड़की का सिर बाहर निकला। अरे, तुम वो म्यू या कुछ और नहीं हो? मैं आपसे पहले नानजियांग विश्वविद्यालय में मिला था। लड़की ने म्यू डोंगुलाई की ओर देखा और कहा, वाह, ये तो बहुत बड़ा है। इस समय म्यू डोंगुलाई की निगाहें पूरी तरह से लड़की की छाती पर लगी विशाल जेड चोटी पर टिकी हुई थीं। अपनी स्थिति से वह लड़की के वक्षस्थल पर, विशेष रूप से मध्य भाग पर, अथाह करियर रेखा को देख सकता था। खड इतनी गहरी थी कि ऐसा लग रहा था कि उसमें सभी प्रकार की जादुई शक्तियां हैं, और जब म्यू डोंगुलाई ने उसे देखा तो उसकी आंखें लगभग सीधी हो गईं। नीमा, इसमें कम से कम डी कप तो है। इस अध्याय का अंत। अरे, बड़े स्तनों वाली लड़की, तुम पूरी तरह से बदला ले रही हो। भूल जाओ, अगर तुम सच में मुझ पर विश्वास नहीं करती तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। म्यू डोंगुलाई ने बिल्कुल भी बहस नहीं की। जब तक ये सोना है, यह एक दिन उज्ज्वल रूप से चमकेगा। अगर तुमने मुझे फिर से बड़े स्तन वाली लड़की कहने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे साथ कभी खत्म नहीं करूंगी। ठीक है, बहस बंद करो वांग लिंगलिंग, जल्दी करो और गाड़ी चलाओ, वू जुआ ने कहा। ठीक है श्रीमान वू, वांग लिंगलिंग ने कुछ असंतोष के साथ रियरव्यू मिरर पर नजर डाली और कुछ और नहीं कहा। आधे घंटे से अधिक समय बाद कार शहर के केंद्र में रुकी। म्यू डोंग उसे धन्यवाद देने आया और कार से बाहर निकल गया। वह भी कार से बाहर निकला था और जाने ही वाला था कि वू जुआ कार से बाहर आया और उसे बुलाया। अरे, एक मिनट रुको। म्यू डोंगुलाई ने मुड़कर वू जुआ को कुछ संदेह के साथ देखा और पूछा, प्रेसिडेंट वो, क्या आप कुछ और करना चाहते हैं? शायद आप मुझसे किराया पूछना चाहते हैं। वू जुआ ने अपने दिल में निंदा की। वू जुआ, तुम मुझे क्या समझते हो? क्या जिंगजियांग ग्रुप के मेरे माननीय अध्यक्ष को अब भी इस छोटे से काम की परवाह है? अच्छा, क्या तुम सच में डॉक्टरी में अच्छे हो? वू जुआ ने थोड़ी शर्मिंदगी से पूछा। ये सुनकर म्यू डोंगुलाई ने अपने सामने बैठे आकर्षक सुंदर राष्ट्रपति को चंचलता से देखा और कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि आप किसी असाध्य बीमारी से पीड़ित हैं? राष्ट्रपति वो, और क्या तुम मुझसे इसे देने के लिए कहना चाहते हो? क्या तुम एक नजर डाल सकते हो? ये सुनकर वू जुआ ने गुस्से से कहा, तुम छोड़ो, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता, इसलिए मैं तुमसे पूछूंगा कि क्या तुम्हें चिकित्सा कौशल आता है? मैं तुम्हें फिर से बता दूं, मैंने जो पहले कहा था वह निश्चित रूप से मेरी शेखी नहीं है। आपकी सचिव वास्तव में एक मजबूत एस्ट्रोजन स्राव है।
यदि आपको सचमुच विश्वास नहीं है तो आप बाद में उससे इसकी पुष्टि करने के लिए कह सकते हैं। वू जुआ ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा, मानो वह कोई कठिन निर्णय ले रही हो। थोड़ी देर बाद उसने कहा, क्या आप मेरे लिए किसी से मिल सकते हैं? म्यू डोंगुलाई ने हंसते हुए कहा, मैं देख रहा हूं कि डॉक्टर बहुत महंगा है। चिंता मत करो, जब तक आप उसे ठीक कर सकते हैं। कितना पैसा है ये कोई समस्या नहीं है। वास्तव में वुजुआ को अभी भी म्यू डोंगुलाई के चिकित्सा कौशल के बारे में बहुत संदेह है। आखिरकार म्यू डोंगुलाई बहुत छोटा है, 20 साल से भी कम उम्र का। भले ही वह चिकित्सा कौशल जानता हो, यह उतना अधिक नहीं है। सीधे शब्दों में कहें तो उसने ऐसे किया जैसे उसे डॉक्टर के पास जाने की जल्दी हो। म्यू डोंगुलाई की आंखें चमक उठी और उसने मन ही मन सोचा कि यह अमीर आदमी जब बोलता है तो अलग होता है, और कुछ मिलियन यूं ही खर्च करना तो बस खेलने जैसा है। ये तो ठीक है, लेकिन मुझे पहले मरीज को देखना होगा। जहां तक इसका इलाज संभव है तो मैं निश्चित नहीं हूं। वू डोंग को पता था कि वू जुआ जिस मरीज की बात कर रही थी वह गंभीर रूप से बीमार होगी, अन्यथा वह जिंगजियांग समूह की प्रतिष्ठित अध्यक्ष थी, जिसकी कुल संपत्ति अरबों में थी, इसलिए उसे कम करके आंका जाता। और वह सिर्फ एक साधारण हाई स्कूल का छात्र था। यहां तक कि यान लाओद को भी विश्वास नहीं था कि म्यू डोंगुलाई के पास अद्वितीय चिकित्सा कौशल है। वू जुआ जैसी उच्च बुद्धि वाली मजबूत महिला की तो बात ही छोड़ दें। म्यू डोंगुलाई ने अनुमान लगाया कि वह व्यक्ति वू जुआ का सबसे करीबी रिश्तेदार और प्रिय व्यक्ति होना चाहिए, और वर्तमान पश्चिमी चिकित्सा उसकी बीमारी का इलाज नहीं कर सकती, इसलिए उसने कोशिश करने की मानसिकता के साथ उससे मदद मांगी। ये देखकर कि म्यू डोंगुलाई सहमत हो गया, वू जुआ ने अपने चेहरे पर कोई उत्साह नहीं दिखाया। इसके बजाय उसने भावहीनता से कहा, मैं इन दिनों काम में थोड़ा व्यस्त हूं, इसलिए मैं फिलहाल आपको उससे मिलने नहीं ले जा सकता। इस दौरान मैं आपसे संपर्क करने की पहल करूंगा। कृपया मुझे संपर्क जानकारी बताएं। वुजुआ के ठंडे और आकर्षक चेहरे को देखते हुए म्यू डोंगुलाई ने अपना सिर हिलाया, अपने दिल में सोचते हुए कि ऐसी अद्वितीय सुंदरता जो शहर और देश, लेकिन पूरे दिन एक ठंडे चेहरे के साथ, वास्तव में इस तरह के विशाल जिंगजियांग समूह का प्रबंधन करने के लिए बहुत छोटा है। यह आसान नहीं है। म्यू डोंगुलाई ने अपना मोबाइल फोन नंबर बताया, वुजुआ को अलविदा कहा और चला गया। म्यू डोंगुलाई की पृष्ठभूमि को धीरे धीरे दूर होते देख किसी कारण से वुजुआ ने अपने दिल में प्रत्याशा की एक अकथनीय भावना महसूस की। कार में वापस आकर वांग लिंगलिंग ने पूछा, श्रीमान वू, क्या तुम सच में नहीं चाहते कि वह बदमाश डायरेक्टर वू के लिए डॉक्टर के पास जाए? मैं तुम्हें बता दूं, वह लड़का बहुत बड़ा झूठा है। उसके बहकावे में मत आओ, हो सकता है कि यह सिर्फ तुम्हारे पैसों के लिए हो। प्रांतीय राजधानी के बड़े अस्पताल भी वू डोंग की बीमारी का इलाज नहीं कर सकते, तो क्या एक हाई स्कूल का छात्र उसे ठीक कर सकता है? वांग लिंगलिंग, क्या कार में अभी अभी उसने तुम्हें जो लक्षण बताए थे वे सच हैं? वुजुआ ने ऐसी आवाज में कहा जो संदेह से परे थी। वांग लिंगलिंग घबरा गई जब उसने ये शब्द सुने। वो मिस्टर वो, उसकी बकवास मत सुनो, ये सच नहीं है। एक सलाह, चलो कभी अस्पताल चलते हैं। वुजुआ ने हल्के से कहा, फिर अपनी आंखें बंद कर लीं और आराम करने के लिए कार की चटाई पर झुक गया। वांग लिंगलिंग ने रियरव्यू मिरर पर नजर डाली, उसकी आंखों में एक दोषी भाव चमक उठा और उसने पूछा, मिस्टर वो, आपने डायरेक्टर वो को कहाँ भेजा था स्वास्थ्य लाभ के लिए? हाल ही में पुराने घर के लोग फिर से हिलने डुलने लगे हैं। वुजुआ ने आंखें बंद कर लीं और ठंडे स्वर में कहा, आपको इन बातों की चिंता नहीं करनी चाहिए, आपको बस अपना काम अच्छे से करना है। वांग लिंगलिंग ने अपने होठों को मोड़ा और खुद से कुछ बुदबुदाया। उसकी आवाज आम के समान थी, इतनी छोटी कि केवल वही इसे स्पष्ट रूप से सुन सकती थी। दोपहर में म्यू डोंगुलाई को हानचेंग से 3 तांबे के सिक्के मिले। हानचेंग के अनुसार उसने अपने पिता से ये 3 तांबे के सिक्के पाने के लिए बहुत प्रयास किया और कहा कि यह एक जन्मदिन का उपहार था, इसे म्यू डोंग को भेजें। म्यू डोंगुलाई और क्या कह सकते हैं, ऐसे भाई को जीवन भर संजोकर रखना चाहिए। दिन इसी तरह बीत गया और रात शांत हो गई। अगली सुबह जैसे ही स्कूल खत्म हुआ, म्यू डोंगुलाई को जीजेहान का फोन आया, जिसमें उसे तुरंत नगर पुलिस मुख्यालय जाने के लिए कहा गया। म्यू डोंगुलाई ने भी देर नहीं की, उन्होंने शांत हानचेंग को फोन किया और बिना रुके नगर पुलिस मुख्यालय की ओर दौड़ पड़े। जैसे ही दोनों पुलिस मुख्यालय के परिसर में दाखिल हुए, उन्होंने यांगचुशेन को पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते देखा। उनके साथ एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था जिसने सुनहरे फ्रेम वाला चश्मा और सूट पहना हुआ था, और 2 पुलिसकर्मी उनके पीछे चल रहे थे। जब म्यू डोंगुलाई और हानचेंग ने ये देखा तो उनके चेहरे सदमे से भर गए। क्या इस विकृत पागल को हिरासत केंद्र में नहीं रहना चाहिए? ये पुलिस स्टेशन से अभी बाहर क्यों आया? अरे मालिक, ये क्या हो रहा है? ये आदमी पुलिस स्टेशन से कैसे बाहर आ गया? हानचेंग ने आश्चर्य से कहा। म्यू डोंगुलाई भी संदेह से भरा हुआ था। इस समय यांगचुशिंग ने भी म्यू डोंगुलाई को देखा और उसके मुंह का कोना मुड़ गया, जिससे एक भयावह चाप दिखाई दिया। वे इस वजह से नहीं रुके। जब वे म्यू डोंगुलाई के पास से गुजरे, यांगचुशिंग रुके और म्यू डोंगुलाई के कान में फुसफुसाए,
बेटे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं पुलिस स्टेशन से बाहर आ पाऊंगा, है ना? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारा मेकअप कौशल इतना अच्छा होगा। लेकिन याद रखना, जब हम अगली बार फिर मिलेंगे तो तुम इतने भाग्यशाली नहीं होगे। ये कहने के बाद यांग चुशिंग पुलिस स्टेशन से भाग गया। इस अध्याय का अंत यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ। अध्याय 115 एक क्लास डी मिशन को ट्रिगर करना भाग 3 अध्याय 115 एक क्लास डी मिशन को ट्रिगर करना। तीसरा अपडेट। मू डोंगलाई ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और उनकी अभिव्यक्ति और अधिक गंभीर हो गई, गरिमापूर्ण, क्योंकि अभी अभी उसने यांग चुशिंग से एक बहुत शक्तिशाली जानलेवा आभा महसूस की, जो बिल्कुल उस रात जैसी ही थी, और यांग चुशिंग ने स्पष्ट रूप से एक अन्य व्यक्तित्व अपना लिया था। क्या ऐसा हो सकता है कि इस आदमी ने अपने अवचेतन में छिपे विकृत व्यक्तित्व के अस्तित्व के तरीके को जगा दिया हो? और म्यू डोंगलाई को आश्चर्य इस बात से हुआ कि यांग चुशिंग ने खुद को उस बेघर आदमी के रूप में पहचाना जिसने उस रात उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। बॉस, देखा न ये साला थाने के गेट पर कितना घमंडी है। क्या ये सब पुलिस वाले बेवकूफ हैं? बस इसे थाने से अकड़ कर जाने दो। ये सब क्या है? साक्ष्य स्पष्टतः निर्णायक हैं, हान चेंग ने गुस्से से कहा। फैटी, तुम पहले यहीं रुको, मैं अंदर जाकर पहले देख लूंगा। मैं लकवाग्रस्त हूं, अगर उन्होंने मुझे आज उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया तो मैं इस मामले को खत्म कर दूंगा। जैसे ही म्यू डोंगलाई पुलिस स्टेशन की ओर चलने वाला था, उसके दिमाग में फिर से परिचित इलेक्ट्रॉनिक रूप से संश्लेषित आवाज गूंजी। सिस्टम प्रॉम्प्ट, 1D स्तरीय मिशन शुरू करें। सीरियल लड़की बलात्कार और हत्या मामले के हत्यारे यांग चुशिंग को मार डालें। कार्य पूरा होने पर पुरस्कार 15 ऊर्जा अंक। मिशन प्रगति पर है। जब म्यू डोंगलाई ने ये सुना तो वह वहीं रुक गया और थोड़ा चौंक गया। ये पहली बार था जब सिस्टम ने एक मारक मिशन शुरू किया था और ऐसा लग रहा था कि यह मिशन बहुत समय पर आया था। वास्तव में लोगों की हत्या करना म्यू डोंगलाई के लिए पहले से ही आम बात है। अपने पिछले जन्म में उसने अनगिनत शत्रुओं का वध किया था। अब जब वह फिर से जीवित है तो स्वाभाविक रूप से वह नर्म नहीं होगा, यांग चुशिंग जैसे घृणित जानवर के प्रति तो बिल्कुल भी नहीं। एक पल में म्यू डोंगलाई की गहरी काली आंखों में एक डरावनी जानलेवा आभा चमक उठी। इस समय जी जिहान पुलिस स्टेशन से बाहर आया और ठीक उसी समय उसकी मुलाकात म्यू डोंगलाई से हुई जो अंदर आ रहा था। कैप्टन जी, आपने यांग चुशिंग को क्यों जाने दिया? क्या ये सबूत उसे दोषी ठहराने के लिए काफी नहीं है? म्यू डोंगलाई ने उदास भाव से पूछा। सिर्फ इसलिए कि जी जिहान गुस्से में था, उसने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो दिया और म्यू डोंगलाई से कहा, क्या आपको लगता है कि हम ऐसा करने को तैयार हैं? काश मैं उसे अपने हाथों से टुकड़े टुकड़े कर सकता, लेकिन मैं एक पुलिसकर्मी हूं और मुझे कानून लागू करना होगा। तुम्हें उस अधेड़ उम्र के आदमी को देखना चाहिए था जो अभी उसका पीछा कर रहा था। वह विश्व में एक प्रसिद्ध वकील हैं। उन्होंने कल ही अदालत में उस जानवर के मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन का अनुरोध करने के लिए एक आवेदन दायर किया है। अदालत ने समीक्षा भी पारित कर दी है और वकील ने भी बड़ी राशि जमानत के रूप में चुकाई है। अन्यथा क्या आपको लगता है कि वह इस तरह से पुलिस स्टेशन से बाहर निकल सकता है? म्यू डोंगलाई को उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष ऐसी चाल चलेगा। म्यू डोंगलाई ने भी अपने पिछले जीवन में इस बारे में बहुत सारी रिपोर्टें पढ़ी थीं। क्या तुम्हें डर नहीं है कि वह भाग जाएगा? इसकी चिंता मत करो, वह नानजियांग शहर से भाग नहीं पाएगा। हमने पहले ही 2 सक्षम आपराधिक पुलिसकर्मियों को 24 घंटे उसकी निगरानी के लिए भेज दिया है, तथा हमारी पुलिस ने एक मूल्यांकन टीम बनाने के लिए मानसिक रोग विशेषज्ञों से भी संपर्क किया है। यांग चुशिंग के मानसिक मूल्यांकन की पूरी प्रक्रिया में भाग लेने से निश्चित रूप से उसे दंडित नहीं किया जाएगा, जी जिहान ने कहा। म्यू डोंगलाई ने कुछ देर सोचा और कुछ और नहीं कहा। चूंकि सिस्टम ने एक विनाश मिशन जारी किया था, भले ही यांग चुशिंग पृथ्वी के छोर पर भाग गया हो, उसे पूरी तरह से नष्ट करना होगा। इसके बाद जी जिहान के साथ म्यू डोंग हस्ताक्षर करने के लिए पुलिस स्टेशन आया, 10 युआन का इनाम प्राप्त किया और हान चेंग को युआन वितरित किया। हान चेंग पहले तो यह नहीं चाहता था, लेकिन उसने म्यू डोंगलाई के दृढ़ अनुरोध पर ही पैसे स्वीकार किए। जहां तक यांग चुशिंग का मामला है, म्यू डोंगलाई ने उसे सब कुछ बता दिया था और उसके पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आखिरकार उनके दृष्टिकोण से वह कुछ भी नहीं कर सकते थे। दोनों जाने ही वाले थे कि जी जिहान ने म्यू डोंगलाई को अकेले में बुलाया, कुछ शब्द कहे और फिर म्यू डोंगलाई ने हान चेंग को पहले वापस जाने के लिए कहा। कैप्टन जी, अगर आपके पास ज़मीर भी है तो भी आपको मुझे खाना देना होगा। पुलिस की गाड़ी में बैठते हुए म्यू डोंगलाई ने शांति से कहा। अरे, मैं अभी भी खाने के लिए पैसे दे सकता हूँ। मैंने अभी तुम्हारी चाची को फोन किया था और वह अभी फ्री नहीं है, इसलिए तुम आज दोपहर को मेरे साथ आओगे। मैं बुरे मूड में हूँ और तुम्हें मेरे साथ एक अच्छा ड्रिंक पीना होगा, जी जिहान ने उदास मन से कहा। म्यू डोंगलाई थोड़ा हैरान हुआ और बोला, आपने मुझे अपने साथ पीने के लिए कहा था। कैप्टन जी, मुझे पता है कि आपका मूड खराब है, लेकिन दोपहर में शराब पीना अच्छा नहीं है और आपको दोपहर में काम पर भी जाना है। अगर आप नशे में हैं तो काम कैसे करें? इसकी चिंता मत करो, आपको वैसे भी मेरे साथ नशे में होना होगा।
सबसे बुरी बात यह है कि मैं दोपहर में काम पर नहीं जा पाऊंगी, इसलिए मैं छुट्टी मांगूंगी। जी जिहान ने गुस्से में कहा। उसका चेरी जैसा मुंह एक गुस्सैल छोटी विधवा की तरह, थोड़ी अनुचित और थोड़ी प्यारी। म्यू डोंगलाई ने चंचलता से मुस्कुराते हुए एक हाथ से अपनी ठोड़ी को सहारा देते हुए जी जिहान को बड़ी दिलचस्पी से देखा और कहा, कैप्टन जी, आप बीमार हैं। जब जी जिहान ने ये सुना तो वह, जो उदास मनोदशा में थी, अचानक क्रोधित हो गई। उसकी खूबसूरत आंखें गुस्से से म्यू डोंगलाई को घूर रही थीं। तुम ही बीमार हो। अगर तुम मेरे साथ नहीं चलना चाहते तो गाड़ी से उतर जाओ, मैं तुम्हें कभी मजबूर नहीं करूंगी। कैप्टन जी, मैंने जो कहा वह सच है। तुम सचमुच बीमार हो। क्या आपको हाल ही में थकान महसूस हुई है? कभी कभी आपको चक्कर आते हैं और रात में ठीक से नींद नहीं आती। आपकी चाची भी थोड़ी बीमार हैं। ये सामान्य बात है। ऐसा महसूस होता है जैसे आपका शरीर खोखला हो गया है। म्यू डोंगलाई ने जी जिहान के थोड़े थके हुए सुंदर चेहरे को देखा और गंभीरता से कहा। जब जी जिहान ने ये सुना तो उसका चेहरा कानों तक लाल हो गया और उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति और भी आश्चर्यजनक थी। वह हैरानी से अपनी खूबसूरत आंखों से म्यू डोंगलाई को देखती रही और खुद से सोचने लगी, इस आदमी को कैसे पता कि मैं, मेरी चाची, असामान्य हूँ? कैसे? तुम्हें कैसे पता चला? म्यू डोंगलाई ने जो लक्षण बताए हैं वे पूरी तरह से सटीक हैं। जी जिहान की हाल की हालत वास्तव में बहुत अच्छी नहीं है। सटीक रूप से कहें तो इसकी शुरुआत लड़कियों के साथ सिलसिलेवार बलात्कार और हत्या से हुई। म्यू डोंगलाई ने बहुत रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि आप थोड़े उदास हैं और आपका चेहरा पीला पड़ गया है। कैप्टन जी, इस स्थिति में आप कुछ ज्यादा ही भावुक लग रहे हैं। चीनी चिकित्सा के अनुसार, दूसरे शब्दों में, ये सार और ऊर्जा की तथाकथित कमी है और आपका काम और आराम का समय बहुत अनियमित है, उच्च कार्य दबाव के साथ मिलकर, जो आपके शरीर में अंतःस्रावी विकारों की ओर जाता है, ताकि आपका मासिक धर्म असामान्य हो। यदि ये लंबे समय तक चलता है तो आपको प्रभावी उपचार नहीं मिलेगा और रजोनिवृत्ति का आगमन तेज हो जाएगा। म्यू डोंगलाई कोई भय फैलाने वाला नहीं है। जी जिहान के लक्षण बड़े स्तन वाली लड़की से अलग हैं और दोनों बिल्कुल विपरीत हैं। काम के कारण किसी महिला का अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को प्रकट करना पूरी तरह से सामान्य है, लेकिन यदि इन और यांग के बीच कोई उचित सामंजस्य नहीं है, अनियमित कार्य और आराम कार्यक्रम और उच्च कार्य दबाव है, और यदि वह इसे स्वयं ही हल कर सकती है, तो देर सवेर समस्याएं उत्पन्न होंगी। इस अध्याय का अंत यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ अध्याय 116 रात काली हवा उच्च हत्या की रात भाग 1। कृपया अनुशंसा करें। अध्याय 116 रात काली हवा उच्च हत्या की रात पहला अपडेट। कृपया अनुशंसा करें। जब जी जिहान ने ये सुना तो उसका सुंदर चेहरा और अधिक लाल हो गया। हाल ही में सीरियल गर्ल रेप और मर्डर केस की वजह से उस पर काम का बहुत दबाव है और वो दूसरे काम भी करती है, लेकिन ये लड़का इतना सही अनुमान कैसे लगा लेता है? क्या ऐसा हो सकता है कि उसे मेरी और उसकी मौसी के रिश्ते के बारे में पहले से पता था? लेकिन सोचते हुए मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। बाय बाय अपने भतीजे को इतनी गुप्त और शर्मनाक बात कैसे बता सकता है? क्या ये बच्चा सचमुच इलाज करना जानता है? उसने अभी अभी यह भी कहा था कि अगर वह ऐसे ही चलता रहा तो उसकी रजोनिवृत्ति हो जाएगी। उन्नत हो, मेरे भगवान, मेरी माँ केवल 25 साल की है, क्या वह जल्द ही एक बूढ़ी औरत नहीं बनने वाली है? आप उसे देखने क्यों नहीं देते? लेकिन वह बाई बाई का भतीजा है, आप उसे ऐसी अकथनीय बीमारी के बारे में कैसे बता सकते हैं? जितना अधिक जी जिहान ने इसके बारे में सोचा उतना ही वह उलझ गई। अगर वह गुप्त रूप से अस्पताल जाना चाहती तो वह निश्चित रूप से अपनी निजी जिंदगी को बाहरी लोगों के सामने उजागर कर देती। यह उसके लिए अस्वीकार्य था। थोड़ी देर बाद जी जिहान ने अपने दांत पीस लिए और इसे न देखने का फैसला किया। अब जबकि उसका मामला सुलझ गया है, यदि वह अपने जीवन के उस पहलू से दूर रहती है तो अपने काम और आराम के समय को समायोजित कर लेती है तथा कुछ समय के लिए अच्छी तरह आराम कर लेती है, तो वह सामान्य हो जाएगी। बस, जी जिहान ने अपने दिल में खुद को इस तरह दिलासा दिया। कैप्टन जी, क्यों न मैं आपकी मदद करूं? मैंने हाल ही में सुपर प्रभाव वाली मालिश तकनीकों का एक सेट सीखा है। जब समय आएगा तो मैं आपके खाने के लिए कुछ दवा तैयार कर दूंगा और जब तक आप ठीक नहीं हो जाते तब तक आपकी दवा रख लूंगा। म्यू डोंग ने आत्मविश्वास से कहा। उसने अभी अभी जी जिहान की प्रतिक्रिया देखी और वह जानता था कि वह सही था। बदबूदार लड़के, तुम इतनी छोटी उम्र में अच्छी तरह नहीं सीखते। आप केवल लड़कियों के टोफू खाने के गुर सीखते हैं। आप सचमुच अपने आप को एक चमत्कारी डॉक्टर समझते हैं। आपको बता दूं कि मेरी माँ एक पुलिस अधिकारी हैं। अगर आप मेरी माँ के टोफू को अलग अंदाज में खाना चाहें तो सपने देख सकते हैं। हिम्मत करके कहो कि मेरी माँ का मेनोपॉज जल्दी आ गया है। सावधान रहना, मैं आपको बता दूंगी, आंटी मुबाई। जी जिहान ने गुस्से से कहा। जब म्यू डोंगलाई ने यह सुना तो वह तुरंत दुखी हो गया। भूल जाओ, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा टोफू खाना चाहता हूँ तो भूल जाओ, बस इसे ऐसे समझो जैसे कि मैं सहमत नहीं हूँ। ड्राइव, मेरा मतलब आपको आमंत्रित करना नहीं है।
क्या मैं जल्दी से खा लूं, मेरा पेट भूख से लगभग पिचक गया है। जी जिहान ने घूर कर देखा और ठंडी सांस ली। मैं अभी भी चाहता हूं कि मेरी बूढ़ी औरत तुम्हें रात के खाने पर आमंत्रित करे, बस सपना देखो। बाहर निकलो, कार से बाहर निकलो। अरे, मेरा स्वभाव बहुत खराब है। म्यू डोंगलाई अपने सामने खड़ी हिंसक पुलिस महिला से पूरी तरह से अपना आपा खो बैठा। घटनाओं का यह मोड़ एक किताब को पलटने जैसा है, दोस्ती की नाव को पलटने के लिए कहते ही वह पलट जाती है। लेकिन म्यू डोंगलाई कौन है, उसे खारिज करना इतना आसान नहीं है। उसने आंखें घुमाई, कार का दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, जी जिहान की ओर झुका और उसके कान में फुसफुसाया, कैप्टन जी, क्या आप जानती हैं कि आपको इतनी जल्दी गुस्सा क्यों आता है? अपनी चाची की खातिर। वैसे मैं आपको एक सुझाव, जल्दी से एक आदमी को ढूंढो जो यिन और यांग को समेट सके, शायद यह मदद करेगा। इसके अलावा, यदि आप वास्तव में एक आदमी नहीं ढूंढ सकते हैं, तो आप एक बतख पा सकते हैं, और उन वाइब्रेटर और इस तरह के कम उपयोग करना बेहतर है। जब जी जिहान ने शब्द सुने तो वह तुरंत क्रोधित हो गया और उसका चेहरा लगभग लाल हो गया। लेकिन जब उसे इसका एहसास हुआ तो म्यू डोंगलाई पहले ही भाग चुका था। वह इतनी क्रोधित थी कि वह कार से बाहर कूद गई, म्यू डोंगलाई की पृष्ठभूमि की ओर इशारा किया और उन्मादपूर्ण ढंग से चिल्लाई, बदबूदार लड़के, अगर तुम में हिम्मत है तो भागो मत और देखो कि मेरी बूढ़ी औरत ने जिंदा तुम्हारी खाल उतार ली है या नहीं। उफ, मैं तुमसे नाराज हूँ। जी जिहान ने शर्मिंदगी में अपने पैर जोर से पटके, काश वह जमीन में कोई दरार ढूंढ पाती और एक ऐसे लड़के से छेड़छाड़ करवा पाती जो उससे 7 या 8 साल छोटा था। ये बहुत परेशान करने वाला था। इस छोटे बदमाश ने वास्तव में मेरी बूढ़ी औरत से एक बतख ढूंढने के लिए कहा था। उसने मेरी बूढ़ी औरत को किसी औरत समझ लिया। इससे भी अधिक परेशान करने वाली बात यह थी कि मेरी वृद्ध महिला वाइब्रेटर का प्रयोग करती थी। क्या मेरी बूढ़ी औरत एक भूखी औरत है? जितना अधिक मैं जी जिहान के बारे में सोचता हूँ, उतना ही वह शर्मिंदा और परेशान हो जाती है, खासकर वह सुंदर चेहरा जो लगभग लाल हो रहा है। जिसकी बात करें तो म्यू डोंगलाई के जी जिहान की कार से भागने के बाद वह बहुत तरोताजा महसूस कर रहा था। छी, तुम अभी भी युवा मालिक से लड़ना चाहते हो? जब तुम देखते हो कि युवा मालिक नाराज नहीं है तो तुम शर्मा रहे हो और जीवन पर संदेह कर रहे हो। म्यू डोंगलाई ने बड़बड़ाया, ताली बजाई, एक टैक्सी रोकी और सीधे घर चला गया। जैसे ही म्यू डोंगलाई वहां से चले गए, पुलिस मुख्यालय के सामने तिरछे खड़ी एक वैन उनके पीछे आ गई। बॉस, क्या आप उस बच्चे का पीछा करना चाहते हैं? कार में बैठे एक युवक ने पूछा। नहीं, जल्दी से खाने पीने के लिए वापस जाओ, मुझे पहले भाई शियोंग को यहाँ की स्थिति के बारे में बताना होगा। ये हुआंग माओ था जो बोला। ठीक है। वैन थोड़ी दूर आगे चौराहे तक पहुंची, एक मोड़ लिया और तेजी से यातायात के निरंतर प्रवाह में गायब हो गई। रात के 9 बजे म्यू डोंगलाई चुपके से घर से बाहर भागा, एक साइकिल पर सवार होकर, जिसे उसने दोपहर में सेकंड हैंड बाजार से खरीदा था, और शहर के पश्चिम की ओर चला गया। जब दोपहर को स्कूल खत्म हुआ तो उन्होंने पहले ही फर डिविनेशन के माध्यम से यांग चुशेंग के वर्तमान स्थान की गणना कर ली थी, जो शहर के पश्चिम में हाउटिंग विला समुदाय था। इस बार म्यू डोंगलाई ने गणना करने के लिए जानबूझकर सिक्कों और तांबे के सिक्कों का अलग अलग उपयोग किया और पाया कि तांबे के सिक्कों के साथ भविष्यवाणी करना वास्तव में सिक्कों का उपयोग करने की तुलना में अधिक सटीक था। सिक्कों का उपयोग करके केवल लक्ष्य व्यक्ति के सामान्य स्थान की गणना की जा सकती है, लेकिन कॉपरकॉइन का उपयोग करके लक्ष्य कार्य के आसपास के वातावरण की सटीक गणना की जा सकती है। दोपहर में म्यू डोंगलाई को पता चला कि जिस वातावरण में लक्ष्य कार्य स्थित था वह बहुत समृद्ध था और वह इसे ऑनलाइन जांचने के लिए इंटरनेट कैफे में गया। शहर के पश्चिम में वास्तव में हाउटिंग विला कम्युनिटी नामक एक विला परिसर था। ये फर भविष्यवाणी वास्तव में बहुत उपयोगी है, लेकिन इसे दिन में 3 बार उपयोग करने की संख्या की एक सीमा है, ठीक जिगोन के टूटे हुए पंखे की तरह। सिस्टम की संवेदन क्षमता के साथ जब म्यू डोंगलाई शाम को हाउटिंग समुदाय में पहुंचा तो उसने जल्दी से उस विला को ढूंढ लिया जहां यांग चुशेंग था। जैसा कि कहा जाता है, यदि आप स्वयं को और शत्रु को जानते हैं तो आप 100 लड़ाइयों में भी कभी खतरे में नहीं पड़ेंगे। इसके अलावा पिछले जन्म में म्यू डोंगलाई एक विशेष सैनिक था। दुश्मन की स्थिति का पता लगाना मूलतः उनकी विशेषता थी। ऐसा करने से पहले सबसे पहली बात यह है कि आसपास के वातावरण का पता लगा लें। उन्होंने पूरे विला के सभी कैमरा निगरानी बिंदुओं को भी याद कर लिया। म्यू डोंगलाई साइकिल चलाते हुए आसमान की ओर देख रहे थे। हवा हल्की है और बादल शांत हैं और चांद ऊंचा है। खैर, आज रात मौसम अच्छा है और लोगों को मारने के लिए यह एक अच्छा दिन है। रात अंधेरी है और लोगों को मारने के लिए हवा तेज है। कौन? म्यू डोंगलाई का मुंह सिकुड़ गया, उसकी गहरी काली आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी और उसने अपने पैरों के नीचे ट्रेडमिल की गति बढ़ा दी। रात के 11 बजे विला 9.33 चेंशी हाउटिंग विला जिला नानजियांग शहर। एक काला बादल छा गया जिसने आकाश में चंद्रमा को ढक लिया और पश्चिम से आने वाली ठंडी हवा को रोक दिया, जिससे तापमान अचानक से उमस भरा लगने लगा। धिक्कार है,
कल रात तो केवल भारी बारिश हुई थी, फिर से बादल क्यों छा गए हैं, शायद फिर से बारिश होने वाली है। एरहू, जो दातों के साथ गश्त कर रहा था, ने धीमी आवाज में गाली दी और अपने माथे पर पसीना पोंछने के लिए हाथ उठाया। इस अध्याय का अंत। बड़े सिर ने आलस्य से कहा, इस साल मौसम वास्तव में अजीब है। अभी तो कुछ ही महीने हुए हैं और मई अभी तक नहीं आया है। ये बहुत गर्म दिन है। मौसम उमस भरा है और जाहिर है बारिश होगी। कौन कहता है कि ऐसा नहीं है, रात में हवा नहीं चलती, बहुत गर्मी होती है। एरहू ने गाली देते हुए कहा, 2 बाघों, क्या समय हो गया है? 11 बज गए हैं, अगले 2 घंटे तक जागते रहो और अब बंदरों का समय आ गया है। एरहू ने अपना फोन निकाला और इधर उधर देखा और धीमी आवाज में कहा, अरे बड़े साहब, मैंने हमारे कप्तान से सुना है कि हमारी चाओवेई सुरक्षा कंपनी ने इस बार जो काम लिया है वह बहुत मुश्किल लग रहा है। लाभदायक, बड़े मुखिया ने उत्तर दिया, ये पैसा कमा रहा होगा, अन्यथा कप्तान इतना चिंतित नहीं होता। क्या आपने सुना है कि इस विला में रहने वाला व्यक्ति एक युवा प्रोफेसर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह कुछ समय पहले सीरियल लड़की के बलात्कार और हत्या का हत्यारा है? विज्ञापन। एरहू ने ये शब्द सुनकर चौंककर कुछ संदेह के साथ पूछा, क्या ये सच है? यह कोई अफवाह होगी, वरना पुलिस ने बहुत पहले ही उसके साथ कुछ कर दिया होता, यह एक बड़ा मामला होता। यही तो यकीन नहीं होता, वरना वो हमारी कंपनी से अपनी सुरक्षा के लिए पैसे क्यों खर्च करता? शायद इसलिए कि उसे डर है कि कोई उससे बदला लेगा। दातोऊ ने धीमी आवाज में कहा, मुझे मत बताओ, तुमने जो कहा वह सही है। मैं आपको सच बताऊं, उसे दोपहर में पुलिस स्टेशन से रिहा कर दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि उनके वकील ने किसी प्रकार के मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन के लिए अदालत में आवेदन किया था। मैंने दोपहर में शौचालय में भी किसी को इसके बारे में बात करते सुना। वे दोनों शहर के पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारी थे। उन्हीं का पड़ा। एरहू ने ये सुना, उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव था। आप उन 2 लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो हर समय उस युवा प्रोफेसर से अविभाज्य रहे हैं। मैंने सोचा कि वे उसके अंगरक्षक थे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे पुलिस होंगे। लकवाग्रस्त, एक अमीर व्यक्ति एक धमकाने वाला है। अगर आप किसी को मार देते हैं तो आप मानसिक मूल्यांकन के बाद इससे बाहर निकल सकते हैं, है ना? मैं सोच रहा हूँ, अगर कोई सचमुच उस रात उस बच्चे से बदला लेना चाहे तो हमें क्या करना चाहिए? और क्या कर सकते हैं हम? बेशक, सैनिक पानी और मिट्टी को ढकने आए थे। हम सुरक्षा गार्ड हैं और ग्राहक हमारे भगवान हैं। जब तक आप हमें पैसे देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह हत्यारा है या नहीं। इसके अलावा हमारे चाओवेई सुरक्षा गार्ड नानजियांग शहर में स्थित हैं, जो कि प्रसिद्ध है। विला में रहने वाले लोग हमारी सुरक्षा में हैं, ये बिल्कुल अभेद्य है। हत्यारों की तो बात ही छोड़िए, मक्खियां भी हमारी आंखों के सामने से नहीं उड़ सकती। इसके अलावा पूरा यार्ड कैमरों से भरा है। जब तक कि थोड़ी सी भी परेशानी हो, हमारे लोग तुरंत पता लगा लेंगे। जब दातोऊ और एरहू प्रवेश द्वार पर उच्च आत्माओं में खड़े थे, विला के पास से एक काली छाया भूत की तरह हल्के से लेकिन आश्चर्यजनक रूप से तेज गति से गुजरी। म्यू डोंगलाई, जो काले रंग का स्पोर्ट्सवियर पहने हुए थे, सीधे विला के आंगन में चले गए। सुरक्षा के लिए म्यू डोंगलाई ने अभी अभी यहां तक पहुंचने के दौरान 13 ऊर्जा अंक और खर्च किए तथा सिस्टम से प्राथमिक गति क्षमता का आदान प्रदान किया। आदान प्रदान के बाद उसने जानबूझकर सड़क पर इसका प्रयास किया। जब उसने दौड़ना शुरू किया तो ऐसा लगा जैसे उसके पैरों के नीचे गर्म पहिए पर पैर पड़ गया हो, जैसे हवा का झोंका चल रहा हो, और वह फुसफुसाते हुए गुजर गया। ये कहना अतिशयोक्ति होगी कि इसकी तुलना डुआन यू के लिंग बोवेइबू से की जा सकती है। उन्होंने प्रारंभिक अनुमान लगाया कि सबसे तेज गति आश्चर्यजनक रूप से 100 मीटर प्रति सेकंड तक पहुंच सकती है। 100 मीटर प्रति सेकंड, ये कैसी अवधारणा है? 100 मीटर की दौड़ को ही एक उदाहरण के तौर पर लेते हैं। यदि म्यू डोंगलाई अपनी पूरी कोशिश करें तो 10 मीटर की दूरी दौड़ने के लिए केवल 1 सेकंड ही पर्याप्त है। वाल्टर लगभग गुना तेज है। हालांकि इस प्राथमिक गति क्षमता में भी खामियां हैं, जिसके लिए भौतिक सहायता की आवश्यकता होती है। अभी तक म्यू डोंगलाई ने केवल 1000 मीटर से अधिक की दूरी ही दौड़ी है, जिससे उसकी बहुत अधिक ऊर्जा खर्च हो गई है, जिससे अब उसे थोड़ी भूख लग रही है। जब मैं यहां आया तो मैंने सड़क पर बीफ रेमन का एक बड़ा कटोरा खाया। इसमें ज्यादा समय नहीं लगा, खासकर जब मैंने गति क्षमता का उपयोग करना समाप्त किया तो मुझे बहुत भूख लगी। गति क्षमता के साथ गतिविधियां स्वाभाविक रूप से बहुत तेज हो जाती हैं। जब 2 सुरक्षा गार्ड पीछे से गुजरे तो उन्होंने कोई हलचल नहीं देखी। जब वह दोपहर में मौके पर कदम रखने के लिए आया तो म्यू डोंगलाई ने देखा कि विला के दोनों तरफ की दीवारों पर कई पतले स्टील के तार लगे हुए थे। उन्हें यकीन था कि इन तारों के संपर्क में आने पर अलार्म बज जाएगा और सुरक्षा बल बुला लिया जाएगा। म्यू डोंगलाई की वर्तमान क्षमता के साथ उन स्टील के तारों से बचना आसान है, लेकिन आखिरकार विला के चारों ओर कई जगहों पर निगरानी कैमरे हैं। अगर कोई गलती से उसके ठिकाने को उजागर करता है तो ये परेशानी होगी।
अपने दिमाग में सटीक स्मृति के अनुसार म्यू डोंगलाई ने कुशलतापूर्वक कैमरों से बचते हुए विला के पीछे की ओर खिसक लिया और जल्दी से दीवार से चिपक कर विला की मुख्य इमारत में आ गया और पहली मंजिल के बाहर एयर कंडीशनिंग को पकड़ने के लिए अपना हाथ उठाया। अपने शरीर को थोड़ा ऊपर उठाकर वह दूसरी मंजिल पर स्थित खिड़की तक गया। उन्होंने पहले ही देख लिया था कि पूरे विला में इस कमरे में लोग समय समय पर कांपते रहते थे और ऐसा लग रहा था कि इस संरचना में दूसरी मंजिल पर बाथरूम का स्थान होना चाहिए। म्यू डोंगलाई दीवार से चिपक गया, अपना सिर घुमाया और चारों ओर देखा। विला के मुख्य प्रवेश द्वार तथा पूर्व और पश्चिम दिशाओं में लोग गश्त कर रहे थे, लेकिन आंगन में कोई नहीं था। ऐसा यार्ड में लगे कैमरों के कारण हो सकता है, लेकिन चीन में बड़ी हस्तियों के आवासों की तुलना में यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था काफी कमजोर है। जहां तक उन सुरक्षा कर्मियों का सवाल है, उनका काम भोला और हास्यास्पद था और चोरों को डराना ठीक था, लेकिन विशेष प्रशिक्षण प्राप्त विशेषज्ञ म्यू डोंगलाई की नजर में वे बहरे कानों की तरह थे, बस एक सजावट। लेकिन म्यू डोंगलाई को जो बात अजीब लगती है वह यह है कि यांग चुशेंग की अपनी ताकत के सामने आम लोग उसके सामने कुछ भी नहीं है, तो उसकी रक्षा के लिए इतने सारे लोगों को काम पर रखने के लिए पैसा क्यों खर्च किया जाए। यह विचार म्यू डोंगलाई के दिमाग में कौंध गया। आसपास के वातावरण को ध्यान से देखने के बाद म्यू डोंगलाई ने एक चाकू निकाला, स्क्रीन वाली खिड़की में एक छेद काटा और अंदर जाने के लिए नीचे झुका। जैसा कि म्यू डोंगलाई ने अनुमान लगाया था, ये कमरा दूसरी मंजिल पर स्थित बाथरूम था और इसमें अभी भी शॉवर जेल की गंध थी। संभवतः किसी ने अभी अभी स्नान किया था। हे, क्या आपने बस युवा मास्टर द्वारा आपको बिना किसी कारण के पश्चिम भेजने का इंतजार किया? म्यू डोंगलाई ने अपने दिल में उपहास किया, तेजी से दरवाजे तक चला गया, बाहर की आवाज सुनी और पाया कि कोई हलचल नहीं थी। फिर दरवाजा खोला और गलियारे में छिप गया। गलियारे के बाहर की रोशनी थोड़ी मंद थी, जिससे एक मृत प्रकाश निकल रहा था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, जैसा कि म्यू डोंगलाई को उम्मीद थी, बिना किसी अप्रत्याशित रुझान के। असाधारण सहजता ने म्यू डोंगलाई को न केवल दुखी कर दिया, बल्कि उसके दिल में एक अकथनीय बेचैनी पैदा हो गई, मानो उसकी हर हरकत दूसरों की निगरानी में हो। म्यू डोंगलाई को यकीन है कि जब वह अभी यहाँ आए थे तो उन्होंने उन कैमरों से पूरी तरह परहेज किया था। उनका हर कदम निगरानी के लिए एक अंधा स्थान था। इसके अलावा उसके पास प्राथमिक गति क्षमता थी, भले ही वह गलती से निगरानी द्वारा पकड़ा गया हो, इसे भी हवा का झोंका माना जाएगा, क्योंकि सामान्य लोगों की नज़र में कोई भी व्यक्ति ध्वनि की गति के 1/3 के करीब की गति तक नहीं पहुंच सकता। इस अध्याय का अंत अपने पिछले जीवन में विशेष बलों के अनुभव ने म्यू डोंगलाई को थोड़ी बेचैनी का एहसास कराया। वह गलियारे की दीवार से चिपक गया, अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान से सुनने लगा। विशाल विला में नीचे हॉल में घड़ी की क्लिक की आवाज के अलावा कोई अन्य हलचल नहीं थी। कुछ मिनट तक चुपचाप खड़े होकर सुनने के बाद म्यू डोंगलाई ने अंततः अपनी आंखें खोलीं। लेकिन जब उसने सोचा कि वह बहुत संवेदनशील हो गया है, तभी कुछ ही दूर आगे दाहिनी ओर के कमरे में अचानक शोर हुआ। उस कमरे का ध्वनिरोधी प्रभाव आश्चर्यजनक रूप से अच्छा लग रहा था। ये स्पष्ट था कि अंदर कोई लड़ रहा था, लेकिन किसी की बात नहीं सुनी जा सकी। म्यू डोंगलाई ने भौहें चढ़ाईं और तुरंत कमरे की ओर दौड़े। समय कम था और वह किसी भी प्रकार की हिचकिचाहट बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए उसने कमरे का दरवाजा लात मारकर खोल दिया। जब दरवाजा खोला गया तो म्यू डोंगलाई अंदर का दृश्य देखकर दंग रह गया। मैंने देखा कि दरवाजे से कुछ ही दूरी पर 2 लोग पड़े हुए थे, जिन्हें बेहोश कर दिया गया था। म्यू डोंगलाई ने एक नज़र में इन 2 लोगों की पहचान ली। क्या ये वही 2 पुलिसकर्मी नहीं थे जो दोपहर के समय नगर पुलिस मुख्यालय में यांग चुशेंग का पीछा कर रहे थे? और बिस्तर से थोड़ी ही दूर दीवार के पास एक मजबूत आदमी लेटा हुआ था। उसने काले रंग का नाइट सूट पहना हुआ था, उसके मुंह के कोने से खून टपक रहा था और उसके हाथ उसकी छाती को कसकर ढके हुए थे। वह स्पष्टतः गंभीर रूप से घायल था। उस मजबूत आदमी के ठीक सामने एक आकृति खड़ी थी जिसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी। वह यांग चुशेंग था। और जिस बलवान व्यक्ति को उसने घायल किया था, म्यू डोंगलाई को भी पता था कि वह ब्लैक बेयर हॉल का हॉल मास्टर हेक्सियोंग था। जिस क्षण म्यू डोंगलाई कमरे में भागा, उसने एक ही समय में यांग चुशेंग और हेक्सियोंग की नजरें पकड़ लीं। हे जियोंग थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन यांग चुशेंग के चेहरे पर अभिव्यक्ति शांत थी, मानो उसने म्यू डोंगलाई के प्रकट होने की उम्मीद की थी। भाई जियोंग, आप यहाँ क्यों हैं? म्यू डोंगलाई ने आश्चर्य से पूछा। खांसी, भैया तुम यहाँ क्यों हो? जल्दी करो, भागो, तुम उसके विरोधी नहीं हो। खांसी। हे जियोंग ने सूखी खांसी की और बड़ी मुश्किल से म्यू डोंगलाई पर चिल्लाया। जाहिर है कि उसे गंभीर आंतरिक चोटें आई थीं। चूंकि तुम यहाँ हो, कोई भी नहीं जा सकता। बच्चे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे दरवाजे पर आओगे। मैंने तुम्हें उस रात भागने दिया और आज रात तुम्हारी मृत्यु का दिन है। इस समय यांग चुशेंग अभी भी पोडियम पर थे। प्रतिष्ठित और आकर्षक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने खुद को पूरी तरह से बदल लिया है। उसकी आंखों में खून की प्यासी चमक है। वह नरक से आए किसी राक्षस की तरह है। उसका रूप भयानक और भयावह है।
वह पहले भी म्यू डोंगलाई के खिलाफ लड़ चुका था और अपनी ताकत से वह उसे आसानी से कुचल सकता था। यदि कोई उस रात समय पर नहीं पहुंचता तो वह बहुत पहले ही अपना जीवन समाप्त कर चुका होता और उसने कुछ भी गलत नहीं किया होता। उनकी वर्तमान स्थिति बहुत निष्क्रिय है। अब चूंकि यह बच्चा व्यक्तिगत रूप से इसे उसके दरवाजे पर पहुंचा देगा तो यह वैसा ही होगा जैसा वह चाहता था और उसके साथ मिलकर निपटा जाएगा और फिर उसे फंसाया जाएगा और दोषी ठहराया जाएगा। उस समय उसकी मृत्यु का कोई सबूत नहीं होगा और पुलिस भी उसे वापस नहीं लेगी। यांग चुशिंग, बकवास करना बंद करो, युवा स्वामी आज रात तुम्हें मारने के लिए यहाँ आए हैं। म्यू डोंगलाई ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और उसके शरीर पर आभा अचानक फट पड़ी। यांग चुशिंग को लॉक करें। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपनी घटिया ताकत से भी मुझे मार डालना चाहते हो। यह मत भूलना कि उस रात मैंने तुम्हारे साथ कैसा दुर्व्यवहार किया था। यांग चुशिंग ने म्यू डोंगलाई को मजाकिया नजरों से देखा, मानो किसी मृत व्यक्ति को देख रहे हों। बकवास बंद करो, मर जाओ, म्यू डोंगलाई चिल्लाया, सीधे गति और शक्ति क्षमताओं को सक्रिय किया और एक मुक्का मारा जिससे पलक झपकते ही यांग चुशिंग की मौत हो गई। म्यू डोंगलाई की गति इतनी तेज थी कि दीवार पर लेटे काले भालू को भी अपने सामने हवा का झोंका महसूस हुआ। गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी, इतनी तेज कि वह डर गया। वह इतना मोहित हो गया कि अपनी आंखें नहीं खोल सका। यांग चुशिंग के पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था। म्यू डोंगलाई ने उसे अपने मुंह से उड़ा दिया और वह खिड़की के पास दीवार से जोर से टकराया। म्यू डोंगलाई के अचानक हमले ने यांग चुशिंग को पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया। पफ के साथ उसने खून थूका, स्तब्ध भाव से म्यू डोंगलाई को देखा और कहा, तुम वास्तव में ठोस ताकत के शिखर पर हो। यह असंभव है। मेरी ताकत स्पष्ट रूप से आपकी ताकत से कहीं अधिक है। क्यों आपकी ताकत को एक ठोस शिखर तक पहुंचने में केवल कुछ ही दिन लगे? असंभव, मैं इस पर विश्वास नहीं करता। ऐसा कहते हुए यांग चुशिंग दीवार के कोने से कूद पड़ा। उसका चेहरा भयंकर था, उसके हाथ पंजे की तरह भींचे हुए थे और उसने सीधे म्यू डोंगलाई का गला पकड़ लिया। मानव गला मानव शरीर के सबसे कमजोर अंगों में से एक है। यदि यांग चुशिंग जैसे मार्शल आर्ट अभ्यासकर्ता का गला घोंट दिया जाए तो संभवतः उसे उसका गला दबाने में कुछ सेकंड लगेंगे। हालांकि म्यू डोंगलाई की वर्तमान ताकत के साथ वह पहले से ही यांग चुशिंग से पूरी तरह से ऊपर है। ताकत में उसे कुचलने का उल्लेख नहीं है, यहाँ तक कि गति भी उसे कुछ ब्लॉकों से हरा सकती है। म्यू डोंगलाई लड़खड़ा गया और उसका पूरा शरीर हवा में गायब हो गया। हवा में केवल एक छवि रह गई और अगले ही पल वह यांग चुशिंग के ठीक पीछे चला गया और किसी समय उसके हाथ में एक तेज खंजर था। अपनी कलाई के एक झटके से चमकता हुआ खंजर बिजली की तरह यांग चुशिंग के गले पर लगा। जब तक वह चाहता वह यांग चुशिंग की गर्दन को कुछ ही सेकंड में मिटा सकता था। अपने गले से आती बर्फीली ठंड को महसूस करते हुए यांग चुशिंग पूरी तरह से घबरा गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, उसका पूरा शरीर कांप रहा था और उसकी पीठ से लगातार पसीना आ रहा था। जब लोग वास्तव में मृत्यु का सामना करते हैं तभी उन्हें जीवन का मूल्य पता चलता है, विशेष रूप से यांग चुशिंग जैसे लोग जो किसी और की तुलना में जीवन को अधिक महत्व देते हैं। पहले वह सोचता था कि वह दूसरों के जीवन पर हावी हो सकता है, लेकिन जब उसका अपना जीवन दूसरों के हाथों में था तो उसके पास दया की भीख मांगने और धमकी देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तुम बकवास मत करो, क्या तुम जानते हो कि मेरे पिता कौन हैं? तुमने सीरियस गिरोह के भेड़िया सरदार के बारे में सुना है और मेरे पिता पुराने भेड़िया सरदार यांग बातियन हैं। यदि तुमने मुझे मारने की हिम्मत की तो मेरे पिता निश्चित रूप से मेरा बदला लेने के लिए तुम्हारे पूरे परिवार को मार देंगे। यांग चुशिंग ने क्रूरतापूर्वक धमकी दी। हे जियोंग से पूछो, वह मेरे पिता का अधीनस्थ है। तुम यांग बातियन के नाजायज बेटे हो। हे जियोंग ने आश्चर्य से कहा, लेकिन उसकी आंखों में चिंता की झलक दिखाई दी। हे जियोंग यांग बातियन के कपटी और भयावह स्वभाव को समझ नहीं सका। अगर उसे सचमुच पता चल गया कि उसका बेटा मारा गया है तो पूरा नानजियांग शहर निश्चित रूप से खून से भर जाएगा। म्यू डोंगलाई ने काले भालू की ओर चकित भाव से देखा और हल्के से कहा, मेरे जीवन में दो चीजें हैं जिनसे मुझे सबसे अधिक नफरत है। एक तो तब जब कोई मेरे सिर पर बंदूक तान देता है और दूसरा तब जब कोई मुझे धमकी देता है, खासकर जब वे मुझे ले जाते हैं। मेरे परिवार के सदस्यों ने मुझे धमकी दी। यांग चुशिंग, यह मत कहो कि तुम्हारे पिता सीरियस गैंग के पुराने भेड़िया गुरु हैं, यहाँ तक कि जैद सम्राट भी। आज तुम्हारा केवल एक ही अंत होगा और वह है मृत्यु। तुम कृपया मुझे छोड़ दीजिए, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं इसे आपको दे दूंगा बशर्ते आप मेरी जान बख्श दें। यांग चुशिंग के बोलना खत्म करने से पहले म्यू डोंगलाई ने अपने हाथ से यांग चुशिंग की गर्दन पहुंच दी। इस अध्याय का अंत सार्वभौमिक प्रणाली। अध्याय 119 एक ही शैली वाला आदमी भाग 1। कृपया टिकट की सिफारिश करें। अध्याय 119 हवा जैसा आदमी पहला अपडेट। कृपया टिकट की सिफारिश करें। मैंने एक लाल रक्त रेखा को दौड़ते देखा यांग चुशिंग की गर्दन के आर पार और फिर रक्त रेखा फट गई जिससे एक चौंकाने वाला खूनी अंतर दिखाई दिया।
यांग चुशेंग की सांस फूल रही थी और उसने अपनी गर्दन पर लगे घाव को कसकर ढक लिया। उसकी उंगलियों के बीच से चमकीला लाल खून बह निकला। जैसे ही वह नर्म हुआ, वह जमीन पर गिर पड़ा, कुछ देर तक संघर्ष किया और मर गया। मरने से पहले वह म्यू डोंगलाई को गहरी नाराजगी और आक्रोश की भावना से घूरता रहा। जाहिर है कि वह शांति से आराम नहीं करना चाहता था। म्यू डोंगलाई के मारने के फैसले ने कोने में बैठे काले भालू को स्तब्ध और भयभीत कर दिया, और म्यू डोंगलाई ने अपने दिल में जो ताकत दिखाई उसने और भी अशांत लहरें पैदा कर दी। उसने सोचा कि म्यू डोंगलाई यांग चुशेंग का प्रतिद्वंद्वी बिल्कुल नहीं था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि म्यू डोंगलाई की ताकत उसकी कल्पना से कहीं परे थी। 10 सेकंड से भी कम समय में उसके पास अंतिम चरण में ठोस ताकत होगी। यांग चुशेंग को एक पल में यातना दी गई। इस समय उनका मूड थोड़ा जटिल है। यद्यपि यांग चुशेंग उसका कट्टर दुश्मन है, फिर भी यांग बातियन के नाजायज बेटे के रूप में उसकी स्थिति उसे कुछ हद तक डराती है। यदि वह होता तो शायद ऐसा करने में सक्षम नहीं होता। हालांकि म्यू डोंगलाई के प्रदर्शन ने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। ये बच्चा 20 साल से कम उम्र का एक हाई स्कूल का छात्र है, लेकिन लोगों को मारते समय वह पलक तक नहीं झपकाता। भले ही वह कई वर्षों से एक काला भालू है, लेकिन वह कभी भी हत्या और निर्णायकता की ऐसी स्थिति तक नहीं पहुंचा है। एक चाकू से लोगों के एक समूह की गर्दन काट देना, क्या यह एक साधारण हाई स्कूल का छात्र कर सकता है? हेई जियोंग अपने दिल में जानता था कि उसके सामने ये छोटा बच्चा निश्चित रूप से एक साधारण हाई स्कूल के छात्र जितना सरल नहीं था। म्यू डोंगलाई को फिर से देखते हुए उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति में जरा भी उतार चढ़ाव नहीं आया, मानो किसी को मारना उसके लिए चींटी को कुचलने जितना आसान था। उसने यांग चुशेंग की लाश पर थूका। उसके मुंह के कोने पर तिरस्कार भरा भाव था, और उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मृत्यु एक अपराध से कहीं अधिक है। खंजर को दूर रखने के बाद म्यू डोंगलाई तेजी से काले कमरे की ओर चला गया। भालू नीचे बैठ गया और पूछा, भाई जियोनग, क्या आप ठीक हैं? क्या आप जा सकते हैं? यहाँ लंबे समय तक रहना उचित नहीं है, और सुरक्षा गार्डों ने शायद यहाँ की हलचल सुनी होगी। हमें तुरंत निकलना होगा। हेई जियोनग ने अपने दांत पीस लिए, अपनी छाती में तीव्र दर्द को सहन किया, अपने पैरों को हिलाया जो शीशे से भरे हुए प्रतीत हो रहे थे, और सीधे म्यू डोंगलाई की ओर घुटने टेक दिए। दाता, मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। हेई जियोंग, भविष्य में मेरी जिंदगी होगी। उपकारक आपका है। म्यू डोंगलाई ने जल्दी से काले भालू का समर्थन करने के लिए हाथ बढ़ाया और कहा, भाई जियोनग, आप क्या कर रहे हैं? चलो पहले यहाँ से निकलें। भाई, उनके आने से पहले तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं गंभीर रूप से घायल हूँ और मुझे डर है कि मैं यहाँ से नहीं जा पाऊंगा। खांसी खांसी, पूफ। जब उसने ये कहा तो काले भालू ने जोर से खांसी की और एक और कौर खून थूक दिया। म्यू डोंग देख सकता था कि काले भालू की चोटों के कारण उसके लिए हिलना डुलना लगभग असंभव हो गया था। उन्होंने काले भालू की छाती तक हाथ बढ़ाया और पाया कि उसकी कम से कम 3 पसलियां टूटी हुई थीं। इससे पहले कि म्यू डोंग को कुछ सोचने का समय मिलता, उसने अपना हाथ बढ़ाया और काले भालू को उठा लिया। भाई जियोंग, बात मत करो, इस जगह से जाने के बाद सब कुछ पर चर्चा की जाएगी। बोलना समाप्त करने के बाद म्यू डोंगलाई ने एक ही समय में अपनी ताकत और गति क्षमताओं को सक्रिय किया, कमरे से बाहर निकल गया और जिस रास्ते से आया था उसी तरफ बढ़ गया। काले भालू का वजन लगभग 200 किलोग्राम है, लेकिन म्यू डोंगलाई की वर्तमान ताकत के साथ 200 किलोग्राम की बात छोड़ दें तो भी अगर 3 काले भालू उसके ऊपर हों तो वह उसे आसानी से उठा सकता है। जैसे ही म्यू डोंगलाई और अन्य लोग कमरे से बाहर निकले, पूरे विला में तुरंत अलार्म बज उठा, और फिर चाओवेई सुरक्षा कंपनी के दर्जनों सुरक्षाकर्मी यार्ड में इकट्ठा हो गए, और फिर अपने कप्तान के नेतृत्व में वे सीधे दूसरी मंजिल पर यांग चुशेन के पास गए। शयन कक्ष की ओर दौड़ा। जैसे ही वे दूसरी मंजिल पर पहुंचे, अचानक एक बिजली जैसी काली परछाई आंगन में से गुजरी। काली परछाई भूत की तरह थी जो चमकती हुई गुजर रही थी, मानो कोई राक्षसी हवा जमीन पर गुजर रही हो, जिससे ये भेद करना असंभव हो गया था कि यह लोग हैं या हवा। पुनश्च मित्रों, कृपया लेखक को थोड़ा समर्थन और प्रोत्साहन दें। यदि आपके पास अनुशंसा टिकट है तो कृपया लेखक के लिए वोट करें। इस अध्याय का अंत यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ अध्याय 120 अप्रत्याशित आश्चर्य भाग 2 अध्याय 120 एक अप्रत्याशित आश्चर्य दूसरा शीजियांग एवेन्यू पर एक काली मर्सिडीज बेंज ऑफ रोड शहर की ओर तेजी से आ रही है। म्यू डोंगलाई कार चला रहा था और काला भालू पिछली सीट पर लेटा हुआ था और वह बहुत दुखी लग रहा था। चूंकि म्यू डोंगलाई के हाथ में चांदी की सुइयां नहीं थी, इसलिए भले ही वह काले भालू को उसकी चोट से राहत दिलाने के लिए कुछ सुइयां चुभाना चाहता था, लेकिन वह इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता था। भाई जियोंग, क्या तुम अभी भी टिके रह सकते हो? म्यू डोंग ने रियरव्यू मिरर पर नजर डाली और पूछा। मैं ठीक हूँ, ये छोटी सी चोट मेरे काले भालू को मारने के लिए पर्याप्त नहीं है। काला भालू कठिनाई से मुस्कुराया। वास्तव में जिस समय म्यू डोंगलाई ने यांग चुशेंग की हत्या की, उसी समय सिस्टम की अधिसूचना ध्वनि उसके दिमाग से आई थी, लेकिन उस समय की परिस्थितियों में म्यू डोंगलाई के लिए सिस्टम की अधिसूचना की जांच करने का समय निकालना असंभव था।
फिलहाल वह सिस्टम की जांच करने की जल्दी में नहीं है। कार्य सफलतापूर्वक पूरा हो गया है और सिस्टम से पुरस्कार स्वाभाविक रूप से हवा में गायब नहीं होंगे। भाई जियोंग, रुको, मैं तुम्हें तुरंत अस्पताल भेज दूंगा। भविष्य में परेशानी से बचने के लिए अस्पताल न जाना ही बेहतर है। काला भालू स्पष्ट रूप से चिंतित था। आप आगे रुकने के लिए एकांत जगह ढूंढो, मैं पहले आराम करना चाहता हूँ। मू डोंगुलाई ने थोड़ी देर तक हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन अंततः हेई जियोंग के अनुरोध पर सहमति व्यक्त की। कार जल्द ही एक परित्यक्त कारखाने में जा घुसी। कारखाना जीर्ण शीर्ण था और संभवतः कई वर्षों से बंद पड़ा था। आप पूछ सकते हैं कि म्यू डोंगुलाई केवल एक हाई स्कूल का छात्र है, वह ड्राइविंग में इतना कुशल क्यों है? ये स्वाभाविक रूप से इसलिए है क्योंकि वह अपने पिछले जन्म में एक सैनिक था। कार के कुछ मील तक रुकने के बाद म्यू डोंगुलाई ने इंजन बंद कर दिया और कार के अंदर की लाइटें जला दी। भाई, कृपया मुझे विंडशील्ड पर सिगरेट का पैकेट दे दो। काला भालू कार की सीट से उठने के लिए संघर्ष करता हुआ बोला। म्यू डोंगुलाई ने उसे नहीं रोका। वह सीधे एक सिगरेट लाया, उसमें से एक सिगरेट निकाली, उसे जलाया और काले भालू को दे दी। काले भालू ने सिगरेट लेने के लिए अपना कांपता हुआ हाथ बढ़ाया, धन्यवाद कहा, फिर उसे अपने मुंह में ठूंस लिया और कुछ गहरे कश खींचे। म्यू डोंगुलाई ने उस समय का फायदा उठाया जब काला भालू धूम्रपान कर रहा था और ध्यानपूर्वक सिस्टम चालू कर दिया। सिस्टम प्रॉम्प्ट एस स्तर के खलनायक यांग चुशिंग को नष्ट करने के कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए मेजबान को बधाई। ये प्रणाली 15 ऊर्जा अंक प्रदान करती है। डिंग, सिस्टम प्रॉम्प्ट। सिस्टम में शेष ऊर्जा बिंदु 27 बिंदु हैं। जब म्यू डोंगुलाई मन ही मन खुश था, तभी सिस्टम ने एक और रिमाइंडर जारी किया और यह रिमाइंडर सिस्टम की ओर से म्यू डोंगुलाई के लिए एक अतिरिक्त इनाम था, जिसे एक अप्रत्याशित आश्चर्य कहा जा सकता है। डिंग, सिस्टम प्रॉम्प्ट एस स्तर के खलनायक को खत्म करने और सिस्टम द्वारा ट्रिगर किए गए अतिरिक्त पुरस्कार 5 बोतल उपचार तरल और एक सिस्टम लॉटरी टिकट प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। उपचार समाधान, रेफल टिकट। म्यू डोंगुलाई ने अपने दिमाग में स्क्रीन पर प्रदर्शित सामग्री को देखा, उसकी आंखें चमक उठी और वह मेजबान के आइटम भंडारण खजाने के बक्से को खोलने के लिए इंतजार नहीं कर सका। खजाने की पेटी में शेष 27 ऊर्जा बिंदुओं के अलावा वास्तव में 2 और वस्तुएं हैं। एक छोटी टेस्ट ट्यूब के आकार का पारदर्शी तरल है, इस पर संख्या X5 है और दूसरी एक लॉटरी है टिकट। म्यू डोंगुलाई ने उपचार समाधान पर क्लिक किया और एक डिंग के साथ एक परिचित इलेक्ट्रॉनिक रूप से संश्लेषित ध्वनि सिस्टम से आई। उपचारात्मक द्रव्य, सामान्य चोटों के उपचार के लिए एक उपचारात्मक औषधि। मनुष्यों द्वारा पहुंचाई गई चोटों पर इसका बेहतर उपचारात्मक प्रभाव होता है। ये सिस्टम के एस स्तर क्षमता पोषण से संबंधित है। केवल तभी जब होस्ट सिस्टम द्वारा ट्रिगर किया गया एस स्तर का कार्य पूरा कर लेता है, तब ये क्षमता अनलॉक हो सकती है। हाँ, उपचारात्मक द्रव की प्रत्येक बोतल को एक ऊर्जा बिंदु के बदले में दिया जाना चाहिए। इस बार, क्योंकि मेजबान ने एस स्तर के खलनायक को नष्ट कर दिया था, इसलिए सिस्टम ने उपचारात्मक तरल की 5 बोतलें पुरस्कृत की। महत्वपूर्ण नोट, होस्ट द्वारा एस स्तर का कार्य पूरा करने से पहले कृपया इसका उपयोग सावधानी से करें। अरे, ये प्रणाली बहुत ही अद्भुत है, यहाँ तक कि इस तरह के सुपरपोषण का भी आदान प्रदान किया जा सकता है। ये वास्तव में एक सार्वभौमिक प्रणाली होने का हकदार है। बस बात यह है कि इस क्षमता को अनलॉक करना थोड़ा परेशानी भरा है और आपको एस लेवल का कार्य पूरा करना होगा। म्यू डोंगुलाई को पता था कि इस प्रणाली द्वारा शुरू किए गए कार्य मूलतः यादृच्छिक थे और यदि वह उस दिन तक इंतजार करना चाहता था जब एस स्तर के कार्य शुरू हो जाते थे, तो उसे नहीं पता था कि उसे कितनी देर तक इंतजार करना होगा। लेकिन अभी वह बहुत संतुष्ट है। उसे हर निवाला खाने की जरूरत है और उसकी ताकत को थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाने की जरूरत है। चूंकि सिस्टम पहले से ही मौजूद है, इसलिए वह देर सवेर सिस्टम के सभी कौशलों को अनलॉक कर लेगा। जहां तक आज के इनाम की बात है, तो यह उसके लिए पहले से ही एक अतिरिक्त आश्चर्य था। वैसे अभी भी एक लॉटरी टिकट है। म्यू डोंगुलाई ने इसके बारे में सोचा, लेकिन वह अभी भी उस पर क्लिक करने के लिए जल्दी नहीं किया। उसने सोचा कि जब वह घर जाएगा और अकेले बिस्तर पर लेटेगा, तो वह इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करेगा, शायद उसे कुछ शक्तिशाली क्षमताएं मिल जाएं। ये सोचकर कि उसकी ताकत को लगातार उच्च स्तर तक बढ़ाया जा सकता है, म्यू डोंगुलाई अच्छे मूड में था। अपने विचारों को वास्तविकता में वापस लाते हुए म्यू डोंगुलाई के हाथ में एक छोटी बोतल में उपचारात्मक तरल पदार्थ था। अनुशंसा टिकट के लिए पूछें। इस अध्याय का अंत।